अध्याय 101। आपको केवल निराश व्यक्ति ही मिलेंगे। तुम्हारी मौत कैसे हुई मेरी जवान औरत को मारने की? बूढ़ा लूहा दहाड़ने लगा। उसकी आवाज़ किसी क्रोधी जानवर की तरह लग रही थी। उसके अंतिम द्वैक से लाल थी और उसकी अभिव्यक्ति वेदना से भरी हुई थी। उनसे ये भी उम्मीद नहीं थी कि उनके परिवार की युवा महिला आज अपनी कौमार्य खो देवी थी। उनका जीवन तो दूर की बात है। बुबलू ने अपने सामने वाले युवक को अभद्र व्यवहार से देखा, फिर भी युवक ने उसे केवल अभद्र व्यवहार से देखा। स्थिति पूरी तरह से उसकी कोई आदत नहीं थी। अगर मैं हथियार आज नहीं मारूंगा तो मेरा एनालॉग लू नहीं होगा। जैसे ही पुराने लू ने सुयान को अपने पूरे कल्टीवेशन बेस पर हमला करने की तैयारी की, उस जगह पर एक ऐतिहासिक तमाचा, जिसमें सभी लोग मौजूद थे जो इस अचानक स्थिति से स्तब्ध थे, अचंभे में डाल दिया। हाँ, एक लगभग हत्थे वाले हाथ से चलने वाले पुराने लू के चेहरे पर इतना जोर से मारा गया कि सुयान से कुछ फीट की दूरी पर उतरने से पहले वह हवा में कई बार घूम गई। शांत हो जाओ मूर्ख मूर्ख। फिर सुयान की आवाज़ गूंज उठी, जिससे हर कोई चकित आंखों से उसकी ओर देखने लगा। यहाँ तक कि लियू लांझी, जो अंतिम क्षण में सुयान की रक्षा के लिए तैयारी कर रहे थे, स्फूर्ति से स्थिर हो गए। उनकी गहनता शक्ति को झटका लगा। क्या कोई व्यक्ति जिसने अभी अभी गहन आत्मा क्षेत्र में प्रवेश किया है, बिना किसी प्रयास के गहन आत्मा क्षेत्र में किसी को कैसे समाहित कर सकता है? इसका कोई मतलब ही नहीं था। बूढ़ी लू, जो काफी देर तक कमाई पर लेती रही, धीरे धीरे अपनी मंजिलों पर वापस आ गई। हालांकि वह अब बिल्कुल पागल नहीं लग रही थी और सुयांग पर उसे एक डरावना दृश्य दिखाई दिया। जबकि वहां कोई भी पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा था कि सुयांग ने उस पर इतनी ताकत से हमला किया था। बूटलू को लगा कि उसका पूरा शरीर एक इरादे से झुलस गया है, और यहाँ तक कि उसका खेती के आधार को भी एक पल के लिए सील कर दिया गया, जिससे उसके अंदर की सारी चीजें खत्म हो गईं। उनका शरीर तेज हवा में शान की तरह लुप्त हो जाएगा। आपकी यंग लेडी के जन्मदिन के बारे में कुछ कहा? सुयांग ने अपना सिर हिलाया। वह बस अंदर आराम कर रही है। उनके शब्दों में केवल बूढ़े लू को ही नहीं बल्कि वहां उपस्थित सभी लोगों को स्थिर कर दिया गया। लू लिनफे जीवित है, तो फिर उसने ऐसा क्यों कहा कि जैसे वह स्वर्ग में आराम कर रही थी, जो मुर्दे के स्थान पर बने थे? हालांकि अतिथि सुयांग के शब्दों के चयन को समझ नहीं आया, लेकिन प्रोफाउंड ब्लॉसम शिष्यों ने स्वर्ग के पीछे के अर्थ को एक ही क्षण में समझ लिया, इसलिए उन्होंने इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी। लियू लांझी ने स्थिति पर भारी कहा और बोली, लू परिवार से अतिथि। स्वर्ग शब्द का गहरा ब्लॉसम संप्रदाय के अंदर एक अलग अर्थ है, इसलिए तर्कसंगत है। जब उसने उसे समझाया तो पुराने लू का चेहरा लाल हो गया, लेकिन ये टूटा हुआ नहीं था। इसके बजाय वह इतनी तेजी से चलने के कारण शर्मिंदगी से भर गई। अगर उसने साजिश के लिए थोड़ी देर और इंतजार किया तो उसे इतनी शर्मिंदगी नहीं झेलनी पड़ी। मैं अभी भी अपने अभ्यासपूर्ण कार्यों के लिए क्षमा चाहता हूँ युवाओं। बूच लू ने सुयांग को प्रणाम किया। उसका दिल अभी भी सुयांग की गहन शक्तियों के प्रति भय की भावना से भरा हुआ था। उसकी माफी के जवाब में सुयांग ने वहां से जाने से पहले केवल एक पल के लिए अपनी ओर देखा। ये बदमाश हमेशा की तरह अभी भी अपने बुजुर्गों के प्रति सम्मान ही असम्मानजनक है। लियू लांझी ने मन ही मन बहुत भरा है। इसके बाद उन्होंने मुन्नी और बोली की ओर से कहा, यह कार्यक्रम का अंत है। आप सभी के धन्यवाद के लिए आएं, लेकिन आप सभी के जाने से पहले मुझे कुछ घोषणा करनी है। हमारे साथ धैर्य बनाए रखने के लिए प्रोफेसर के प्रतीक के रूप में प्रोफाउंड ब्लॉसम कम्युनिटी ने यहाँ सभी से प्राप्त सभी दस्तावेजों को वापस लेने का निर्णय लिया है। क्या मेहमानों को ये खबर तो मिल गई, लेकिन वहाँ मौजूद किसी ने भी इस पर सवाल नहीं उठाया, यहाँ तक कि खुशी का एहसास हुआ। सीनियर लियू, मैं युवा महिला के अंदर क्या जांच कर सकता हूँ? ओल्ड लू ने हर किसी के स्वर में पूछा। लियू लांझी ने हिलाया। मैं ये सुनिश्चित करने के लिए आपके साथ अंदर जाऊंगी कि आप अंदर बंद नहीं होंगे, उन्होंने फिर कहा। हालांकि सबसे बड़ा कारण ये था कि लू लिफेन की स्थिति भी खराब थी। सुयांग के साथ 2 दिन अकेले रहने के बाद उसका क्या हुआ? आप में से बाकी लोग भी लौट सकते हैं, लियू लांझी ने ओल्ड लू के साथ चैम्बर ऑफ एम्ब्रेस में प्रवेश करने से पहले अपने शिष्यों से कहा। एक बार जब वे सुयांग और लू लिफेन ने कमरे के अंदर एक साथ काम किया तो लियू लांझी को लगा कि उस जगह पर कुछ अलग है, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि किस कारण से वह दोस्ती महसूस कर रही थी। वाई यंग लेडी, बूच लू ने जब लू लाइफेन को देखा तो जोर से चिल्लाया। जब वे क्षेत्र के करीब गए तो उन्होंने लू लाइफेन के नारंगी चेहरे को देखा। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई सुखद सपना देख रही हो। बूबो लू ने अपने दादाजी से पूछा जब उसने पुष्टि की कि वह वास्तव में अभी भी जीवित है। क्या अब सेना को राहत मिली है? लियू लांझी ने कहा। हाँ, बूढ़े लू ने राहत भरी मुस्कान के साथ हिलाया सिरिया। माँ, और रुको मत। लूलिन अचानक जोश के साथ बड़बड़ाने लगी, जिससे उसके पास वाले दोनों लोग हक्के बक्के रह गए। कृपया मेरी चूत को और भी ज्यादा बर्बाद करो। युवा महिला, उठो, घर जाने का समय हो गया है। अपने पुराने दिल में खंजर का एहसास वहां बिना रुके सुनने में बेकार। ओल्ड लू ने लू लाइफेन को झकझोरकर जगना शुरू कर दिया। नो विन, लू लाइफेन ने धीरे धीरे से अपनी पूरी कोशिशें की। ओल्ड लू,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लू लाइफिन पहले तो काफ़ी हैरान करने वाली थी, लेकिन जब उसे स्थिति का पता चला तो वह आंखें फांसी की फटी रह गई। वह इधर उधर देखने लगी, लेकिन जब उसे सुयांग का चेहरा कहीं नहीं दिखा तो उसका चेहरा बिखर गया। मैं देख रही हूँ, तो ये खत्म हो गया हो। उसका मन ही मन भारी है। सीनियर लियू, उसने फिर लियू लांजी की ओर देखा और कहा, उस शिष्य का नाम क्या था? सुयांग। सुयांग, हो ठीक है, मैंने निर्णय ले लिया है, लू लीन ने कहा, अचानक चमकीला तारा। आपने क्या निर्णय लिया है, यंग लेडी? बूथ लू ने पूछा, उनकी रुचि बढ़ी। सीनियर लियू, मैं एक शिष्य के रूप में प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय में शामिल होना चाहता हूँ। उसने दोनों को हतप्रभ करते हुए गंभीर भाव से कहा। क्या? युवा महिला, आप असंभव की मांग कर रही हैं। आप पहले से ही ब्लू विंड वैली के इनकोर्ट शिष्या हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बस उन्हें छोड़ सकता हूँ, उसने हठपूर्वक कहा। लियू लांजी ने एक पल के लिए सोचा और गंभीर अभिव्यक्ति के साथ बोली, मेरे प्रोफेसर ब्लाउंडोसम संप्रदाय में शामिल होने की इच्छा रखने का आपका कारण क्या है? आज अपने अनुभव के बाद मुझे एक एहसास हुआ, मेरे लिए इस जगह की खेती का तरीका बहुत पसंद है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लियू लैंजी ने अपनी ऑनलाइन बंद कर ली के लिए विचार विमर्श किया। कुछ क्षण बाद उसकी आंखें खुलीं और वह बोली, मुझे डर है कि मुझे आपका ठीक करना पसंद है। क्यों? यह मेरी शक्ल सूरत का कारण क्या है? लू लिफेन ने व्यथित स्वर में पूछा। नहीं, यह आपकी उपस्थिति के बारे में नहीं है, लियू लैंजी ने अपना हिल सिरिया और जारी रखा, यदि आप आज सुयांग के साथ अपने अनुभव के आधार पर मेरे प्रोफाउंड ब्लॉसम समुदाय में शामिल होना चाहते हैं तो मुझे बताएं, डर है कि आप केवल ऐसे ही अलग अलग अनुपात का सामना करना चाहते हैं। क्या? लू लाइने के शब्दों के पीछे का अर्थ समझ में नहीं आता। तुम्हारा इसका क्या मतलब है? आप सुयांग के साथ किस हद तक चले गए हैं? लियू लांजी ने फिर पूछा। ओह, पूरा रास्ता। आपने इसके बारे में क्या सोचा? यह एक अवर्णनीय अनुभव था, लू लाइफेन ने उत्साह से सबसे पहले स्वर में उत्तर दिया। लियू लांजी ने अपने उत्तर पर भारी है। यही कारण है कि मेरे लिए आपके छात्रों को आवेदन करना होगा। यदि आपने ये नामांकन मेरे प्रोफाउंड ब्लॉसम समुदाय में शामिल किया है तो यहाँ प्रत्येक छात्र के पास आपको समान अनुभव के लिए आवश्यक चीज़ें शामिल हैं, तो आपको केवल आधार ही मिलेगा। लू लिफेन ने जो भावभंगिमा देखी उससे हैरान रह गए, फिर भी उनकी तर्क समझ में नहीं आ रहा था। सुयांग, वह संप्रदाय के अंदर भी एक तरह का है, लियू लांजी ने अजीब आवाज में कहा। संप्रदाय में उनकी तकनीकें निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ हैं, शायद ये पूरी दुनिया में शीर्ष पर भी हैं। फिर उन्होंने लू लाइफिन की आंखों में देखा और कहा, एक बार जब मैंने अपनी प्रतिभा का अनुभव लिया तो मुझे डर है कि तुम अब सामान्य जीवन नहीं पाओगे। लू लिफेन की इंस्टॉलेशन से ब्रेड हो गई, यहाँ तक कि पुराने लू भी, जो उनकी बातचीत का उद्घाटन नहीं कर सका, इस तरह के भव्य कथन से चमत्कार महसूस कर रहा था। जब उसने ऐसा कहा तो वह ठीक नहीं था, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। लू लाइफिन को तब याद आया जब सुयांग ने खुद को दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कहा था। यदि प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के कुलमाता जैसे अनुभवी व्यक्ति ने भी उनके कौशल को स्वीकार किया है तो यह निश्चित रूप से सच होना चाहिए। इसलिए आप केवल सुयांग के लिए मेरे संप्रदाय में शामिल होंगे, संप्रदाय के लिए नहीं, लियू लांजी ने कहा। ये सबसे अच्छा होगा यदि आप आज और सुयांग के बारे में भूल जाएं और अपने जीवन के साथ जिएं, अन्यथा आप कभी भी सामान्य जीवन नहीं जी पाएंगे। लियू लांजी को उस पर दया आ गई, क्योंकि वह भी ऐसी ही स्थिति में थी। एक बार जब उसने सुयांग की तकनीकों का अनुभव कर लिया, भले ही ये केवल कुछ मिनटों के लिए ही क्यों न हो, तब से वह अपनी वासना को संतुष्ट करने में सक्षम नहीं थी। मेरे जैसे अनुभवी व्यक्ति की कुछ मिनटों के बाद ही ऐसी हालत हो गई थी, फिर भी वह पूरे 2 दिनों तक उसके साथ अकेली थी। लियू लांजी कल्पना नहीं कर सकते थे कि लू लिफेन को आज के बाद कितनी कठिनाई सहनी पड़ेगी। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एक क्षण की चुप्पी के बाद लू लिफेन ने कहा, क्या वास्तव में कोई दूसरा रास्ता नहीं है? क्या मैं उसे फिर से देख पाऊंगा? ये भाग्य पर निर्भर करेगा, उसने उत्तर दिया। हाँ, लू लिफेन ने एक गहरी आह भरी और फिर उसने कहा, मैं समझती हूँ। मैं अब प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय में शामिल होने के अपने अनुरोध को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। हालांकि मैं निश्चित रूप से एक दिन वापस आऊंगी। ओल्ड लू, हम घर जा रहे हैं। लू लिफेन फिर बिस्तर से कूद गई। हालांकि जब वह अपने पैरों पर खड़ी हुई तो कमजोरी की तीव्र भावना ने उसके शरीर पर हमला किया, जिससे वह जमीन पर गिर गई। जवान औरत, बूढ़ा लू सदमे से चिल्लाया जब उसने उसे अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। लेकिन अफसोस, ओल्ड लू के समर्थन के बावजूद लू लिफेन अपनी पैंट में पेशाब करने की इच्छा महसूस किए बिना ठीक से खड़ी नहीं रह सकी। ओल्ड लू, मुझे गाड़ी तक ले जाने के लिए तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, उसने अचानक कहा। मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ देर तक हिल डुल पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मैं समझता हूँ। बूढ़े लू ने उसे अपनी पीठ पर ले जाने से पहले आह भरी। लियू लांजी उस दृश्य को देखकर केवल कड़वाहट से मुस्कुरा सकती थी और अपने दिल में इस युवा महिला के लिए दया महसूस कर रही थी।
योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चैम्बर ऑफ एम्ब्रेस छोड़ने के बाद सु यांग अपने रहने वाले क्वार्टर में वापस चले गए। हालांकि इससे पहले कि वह इनर कोर्ट से बाहर निकल पाता, हरे वस्त्र पहने व्यक्तियों के एक समूह ने उसका रास्ता रोक दिया। सु यांग ने इनर कोर्ट के 6 शिष्यों को देखा जो आकस्मिक भाव से उसके रास्ते में खड़े थे। यह क्या है? उन्होंने कहा, उनकी आवाज़ शांत थी। सु यांग, मुझे परवाह नहीं है कि वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन ली के साथ आपका किस तरह का रिश्ता है, लेकिन जब आपने इतनी हिम्मत करके इतने सारे लोगों के सामने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा तो आप हद से आगे बढ़ गईं। गु वेई ने कहा, उसका चेहरा नफरत से भर गया। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हाल ही में इनर कोर्ट के शिष्य बने हैं, फिर भी आप पहले से ही हमारे सामने इतना अहंकारपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। हमें आपके वरिष्ठों के रूप में आपको शिक्षित करना चाहिए ताकि आप किसी अन्य शिष्य को नाराज न करें। वहां एक अन्य शिष्य ने कहा, आप मेरे वरिष्ठ। सु यांग ने ठंडे स्वर में उपहास किया। फिर एक जूनियर के रूप में मैं तुम्हें सलाह दूंगा, मेरे सीनियर्स, इससे पहले कि मेरे हाथों में खुजली हो, मेरे रास्ते से हट जाओ। आप दुस्साहस। वहां मौजूद 6 आंतरिक दरबार के शिष्य उसकी बातों पर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने सु यांग पर कभी किसी को इतना दबंग नहीं देखा। तुम्हारे पास इतने साहसिक कार्य से आया कि जब तुम अकेले हो तो हम सभी 6 लोगों का अपमान करने का साहस कर सके। हा, अब आप बाहरी अदालत के शिष्य नहीं हैं, सु यांग। आंतरिक अदालत है, जहां अनकहे सिद्धांत का एक अलग सेट है। खैर, आज हम आपको पीट पीट कर यह कर दे देंगे, संप्रदाय हमें नहीं बताएगा। वहां उपस्थित शिष्य हंसने लगे। उनकी बातें सुनकर सु यांग ने हल्की सी मुस्कान दिखाई दी और जैसे ही उन्होंने अपने सामने हंसती हुई आकृतियों को देखा, उनकी आंख में अचानक एक खतरनाक चमक उभर आई। अध्याय 102 उसे प्राप्त करें। सु यांग, आप आज के लिए केवल खुद को दोषी ठहरा सकते हैं। उससे मिलो। जब गुई वेई ने अपना हाथ हिलाते हुए अपना आदेश दिया तो अन्य 5 इनर कोर्ट के शिष्य अपने स्थान से गायब हो गए और सु यांग को घेर लिया गया। उनके चेहरे पर गंभीर मुस्कान थी। वास्तव में आप। सु यांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक ही क्षण में उसके आसपास के सभी 5 शिष्यों ने एक साथ अपनी मुट्ठियां और पैर ऊपर की ओर अपनी दिशा में झपटे। मेरी दोस्त खाओ। अचानक सु यांग की आंखों में एक गहरी रोशनी वाली चमक और उसकी चोटी वहां से गायब हो गई जहां वह एक भूत की तरह खड़ा था, आने वाले राक्षस को स्थिर कर रहा था। कहाँ गया वह? उन्होंने व्याकुलता से इधर उधर देखा। गु वेई, वह पीछे है। शिष्यों में से एक रोया। क्या? गु वेई तेजी से घूमा, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह से मुड़ गया, उसे लगा कि किसी चीज ने उसकी गर्दन को विरासत से पकड़ लिया है। काक। जब गु वेई ने अपनी गर्दन पर सु यांग की पकड़ का विरोध करने की कोशिश की तो उसका दम घुट गया, लेकिन अफसोस, वह अपनी गर्दन से जगह बना चुकी थी, लगभग एक धातु के चोकर की तरह। आपको क्या लगता है कि आप उसके साथ क्या कर रही हैं, सु यांग? उसे वही क्षण रिक्शा कर दो। शिष्य चिल्लाए, लेकिन सु यांग ने उन्हें अंजाम दिया और गुई की आंखों में देखा, यहां तक कि अपना पूरा शरीर हवा में उठा लिया। क्या हुआ? अब तुमने मुझे वरिष्ठ नहीं बताया, गु वेई ने कहा। आपका। जैसे ही गुई वेई बोली थी, उसकी गर्दन पर पकड़ की कड़ी हो गई, जिससे उसके शब्द उसके गले से नीचे गिरकर मजबूर हो गए। भले ही मेरी शारीरिक उम्र आपसे कम हो, मुझे ये याद आया कि किसी की उम्र के सामने ताकत का कोई मतलब नहीं है, ठीक है? सु यांग ने कहा, उसकी आवाज़ शांत है। सु यांग, मैं खुद को नहीं दोहराऊंगा। गु वेई को अभी रिहा करो। शिष्यों में से एक ने छुपे हुए खंजार के बाहर अपने कपड़े निकाले और अन्य 4 ने अपने अपने हथियार निकाले। सु यांग ने नाथ भाव से 5 की ओर देखा, उसकी दृष्टि स्थिति में नट लग रही थी। बस अभी भी वह बैठो, मैं एक एक करके तुम सब के साथ खेलूंगा, एक क्षण बाद कहा गया और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे कि बच्चों का एक समूह हो। ये बकाउज। उससे मिलो। शिष्य विक्षुब्ध ब्रह्मा के साथ उनके पास आए। सु यांग मुस्कुराया और वह अपनी पकड़ थोड़ी मजबूत कर ली। काक। गुई ने अचानक और भी अधिक संघर्ष करना शुरू कर दिया, उनके लाल सीरियल से भर गया, जिससे शिष्यों की आंखें रुक गईं। सु यांग, आप उसे बंधक बनाने वाले बेशर्म काहे हैं? उसे नीचे दिखाओ और अगर तुम्हारी आंखें हैं तो मेरी लड़कियों। हालांकि शिष्य सु यांग पर झपटना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि अगर वे उनके करीबी हैं तो वे गुई के साथ क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनके मन में सु यांग आपसे डरता था, इसलिए इतना बेशर्म काम करने का सहारा क्यों लिया? गुई वेई को बंधक बना लिया। उनकी बातें सुनकर सु यांग मुस्कुरा दी। बंधक? तुम्हें लगता है कि तुम मूर्खों से निपटने के लिए मुझे एक बंधक की आवश्यकता है? उसने उपहास किया। तुम्हारे कार्य और शब्द मेल नहीं खाते। यदि तुम जो कह रहे हो वह सच है तो उसे जाने दो। बहुत अच्छा, चूंकि तुम मूर्ख मेरे साथ खेलने के लिए इतने उत्सुक हो तो मैं उससे तुरंत निपट लूंगा। जैसे ही उसने अपना वाक्य पूरा किया, सु यांग ने गु वेई की गर्दन पर अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली, जिससे उसके पास बचा हुआ थोड़ा सा वायुमार्ग बंद हो गया। अपनी गर्दन पर अचानक दबाव पड़ने पर गु वेई ने अपने पैरों को जोर से मारना शुरू कर दिया। सांस लेने में असमर्थ, गु वेई का मानना था कि सु यांग सचमुच आज उसे मारने का इरादा रखता था, जिससे उसकी आंखों में आंसू आ गए। सु यांग,
क्या तुम सच में उसे मारने की कोशिश कर रहे हो? हालांकि हम वास्तव में तुम्हें पीटना चाहते थे, फिर भी हम एक साथी शिष्य को मारने तक नहीं जाएंगे। भले ही आप आंतरिक न्यायालय के शिष्य हों, संप्रदाय आपको एक साथी शिष्य की हत्या के लिए कठोर दंड देगा। ये सही है। इससे पहले कि वे आपको संप्रदाय से बाहर निकाल दें, आपकी खेती का आधार भी खत्म हो सकता है। शिष्यों ने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस, सुयांग ने उनकी बातों पर बमुश्किल प्रतिक्रिया व्यक्त की। ये देखकर कि सुयांग का रुकने का कोई इरादा नहीं था, शिष्य भी घबराने लगे। भाड़ में जाओ, उसे मार डालो। अगर हम उसे नहीं मारेंगे तो वह निश्चित रूप से गु वेई को मार डालेगा। लेकिन हम इसे बाद में संप्रदाय को समझा सकते हैं। वे निश्चित रूप से समझेंगे कि यह आत्मरक्षा है। शिष्य की बात सुनकर और गु वेई को, जो हवा की कमी के कारण बेहोश होने की कगार पर थी, देखकर अन्य 4 शिष्यों ने तुरंत अपना दृढ़ निश्चय कर लिया। वे सभी एक साथ आगे बढ़े और जल्दी से सुयांग से अपनी दूरी कम कर ली। मर जाओ, पागल कमीने। खंजर वाला शिष्य सुयांग के पीछे दिखाई दिया। उसका हाथ पहले से ही छुरा घोंपने की मुद्रा में था। सुयांग थोड़ा मुस्कुराया और उसने अचानक अपना हाथ घुमाया, गु वेई को उस जगह पर फेंक दिया, इससे पहले कि वह अपने नंगे हाथों से उस खंजर को पकड़ने के लिए मुड़ा जो उसकी त्वचा से केवल 1 बाल की दूरी पर था। क्या? खंजर वाला शिष्य अचानक आई स्थिति से चकित हो गया, और जब उसने खुद को सुयांग से दूर करने की कोशिश की तो उसे यह जानकर झटका लगा कि वह थोड़ा सा भी हिलने में असमर्थ था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह हाथ उसे पकड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा हो। कंक्रीट में फंस गया था खंजर। क्या हुआ? हिल नहीं सकते? सुयांग ने ठंडे स्वर में कहा। तो चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ। सुयांग ने अचानक अपना हाथ कुचल दिया, जिससे खंजर पकड़े हुए स्टील के खंजर के साथ साथ 1 दर्जन टुकड़ों में टूट गया। आह! शिष्य पीड़ा से चिल्लाया। उसका पूरा हाथ और अंदर की हड्डियां टूट गई थीं और बहुत खून बह रहा था। जब अन्य शिष्यों ने शिष्य का टूटा हुआ हाथ देखा जो कुचले हुए मीटबॉल जैसा था, तो उनका शरीर डर से कांप उठा। अगर मैं तुम होते तो मैं अपने बारे में अधिक चिंतित होता, सुयांग ने कहा, जो अनजाने में एक अन्य शिष्य के पीछे आ गया था। इंतजार। इससे पहले कि शिष्य बोलने के लिए अपना मुंह खोल पाता, उसके चेहरे ने सुयांग की स्टील जैसी मुट्ठी का गर्मजोशी से स्वागत किया। वाह! शिष्य टक्कर लगने पर टूटे हुए चिथड़े की तरह उड़ गया, और उड़ान के दौरान उसके कुछ दांत भी उसके मुंह से उड़ गए। कुछ मीटर दूर जमीन पर गिरने के कुछ देर बाद भी उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हुई। वह स्पष्ट रूप से बेहोश था, शायद मर भी गया था। अगला कौन है? इससे पहले कि अगला व्यक्ति सुयांग के शब्दों पर प्रतिक्रिया दे पाता, उसे ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया अचानक उलट-पुलट हो गई हो और वह तुरंत होश खो बैठा। यद्यपि बेहोश शिष्य इस बात से अनभिज्ञ था कि क्या हुआ था, अन्य लोगों ने स्पष्ट रूप से देखा था कि सुयांग ने उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा था कि वह हवा में आधा चक्कर लगा चुका था और फिर उसका सिर जमीन से टकराया और बेहोश हो गया। राक्षस! 2 शिष्यों में से एक, जो अभी भी सुरक्षित थे, अचानक अपने पीले चेहरे पर भयभीत अभिव्यक्ति के साथ भागने के लिए पूंछ घुमाई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई काय किसी खतरनाक जानवर से बच रहा हो। सुयांग ने भागते हुए शिष्य की ओर देखने के लिए धीरे से अपना सिर घुमाया और उसने तुरंत उसका पीछा किया। एक पल बाद सुयांग शिष्य का रास्ता रोकने के लिए उसके सामने आ गया। रुको, कृपया मुझे बख्श दो। मैं वह सब कुछ करूंगा जो आप मुझसे चाहेंगे। मैं चाहता था कि आप मुझे अकेला छोड़ दें, लेकिन अब तक इसके लिए बहुत देर हो चुकी है। सुयांग की मुट्ठी तब भी हिली जब उसने अपना वाक्य पूरा किया। उसी समय शिष्य के पेट पर वार किया। टक्कर से शिष्य के मुंह से खून निकल आया। ऐसा महसूस हुआ मानो पूरी गति से दौड़ रहे एक बैल ने उसके शरीर पर हमला कर दिया हो। फिर वह अपने घुटनों के बल गिर गया और कुछ सेकंड बाद होश खो बैठा। केवल 2 शिष्य बचे थे जो इस समय भी होश में थे। उनमें से एक का हाथ विकलांग था, जबकि दूसरे को कोई चोट नहीं आई थी। सुयांग ने मुड़कर सुंदर मुस्कान के साथ उस सुरक्षित व्यक्ति की ओर देखा और कहा, अब आप क्या करने जा रहे हैं जब आपके दोस्त शांति से सो रहे हैं? जब शिष्य ने सुयांग की राक्षसी मुस्कान देखी तो उसके पैर बेकाबू होकर कांपने लगे। अय्या, क्या तुम इतनी बूढ़ी नहीं हो गई हो कि इस उम्र में लीक कर रही हो? शिष्य के पास आते ही सुयांग ने अपना सिर हिलाया। ऐसे दूर रहो, राक्षसी प्राणी। सुयांग द्वारा उठाए गए हर कदम पर शिष्य पीछे हट गया। क्या गलत है? क्या आप सभी कुछ ही मिनट पहले मुझे पीट पीट कर लुगदी बनाने के लिए इतने उत्सुक नहीं थे? यह सब गु वेई का विचार था। उन्होंने ही यह सब शुरू किया है। शिष्य ने सभी दोषों को गु वेई पर मरने की कोशिश करते हुए कहा। मैं आपको अपने बारे में कुछ बताऊं? सुयांग ने शांत भाव से शिष्य के पास आते हुए कहा। मुझे इससे नफरत है जब लोग मेरा समय बर्बाद करते हैं, खासकर वे जो केवल परेशानी पैदा करना चाहते हैं। मुझे परवाह नहीं है, भले ही पूरी दुनिया मुझसे नफरत करती हो, जब तक आप मुझे नाराज नहीं करते, मैं अपने काम से काम रखूंगा। लेकिन अफसोस, कल्टीवेशन की दुनिया खुजली वाले नितंबों के साथ पैदा हुए लोगों से भरी हुई है। अगर उन्हें अपमानित करने के लिए कोई नहीं मिला तो वे उन्हें मार डालेंगे। आपके लिए सौभाग्य की बात है, हम अभी भी शिष्य हैं और हम मौत के लिए मंच पर नहीं हैं।
अन्यथा आप में से कोई भी यहाँ अब तक जीवित नहीं होता। उन्होंने कहा, हालांकि चूंकि तुमने मेरा समय बर्बाद करके मुझे ठेस पहुंचाई है, फिर भी मैं तुम्हें अच्छी पिटाई दूंगा। शिष्य के चेहरे से सारे रंग उड़ गए और वह डर से चिल्लाने लगा, मदद करो, मदद करो, मुझ पर एक पागल कमीने ने हमला किया है। उसकी आवाज़ इन कोर्ट में काफ़ी दूर तक जोर जोर से गूंजती रही, जिससे कुछ लोग उत्सुकतावश अपनी खिड़कियों से बाहर झांकने लगे। क्या वह गू वेई और उसका छोटा गिरोह नहीं है? वे जमीन पर क्यों लेटे हुए हैं? ली जी के खूनी हाथ को देखो, ये कैसे हुआ? मदद करो, मदद करो। इस कमीने सु यांग ने वास्तव में अपने साथी शिष्यों को मारने की हिम्मत की। जब आंतरिक दरबार के शिष्यों ने चिल्लाते हुए शिष्यों की बातें सुनी तो वे सभी गहरी भौहें चढ़ा बैठे। कौन इतना हंगामा खड़ा कर रहा था, यहाँ तक कि अपने आंतरिक दरबार में अपने साथी शिष्यों को मारने की हिम्मत भी कर रहा था? यहाँ क्या बकवास चल रहा है? एक और आवाज़ अचानक तेज हुई और एक क्षण बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी प्रकट हुआ। जब चिल्लाते हुए शिष्य ने अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा तो उसकी आंखों में आशा की किरणें चमक उठीं और वह खुशी के आंसू रोने लगा। बड़े सूरज, वह उसके लिए रोया। इस शिष्य और कुछ अन्य लोगों पर उस निर्दयी राक्षस ने वहां हमला किया था। क्या? एल्डर सन ने भौहें चढ़ा दी और वह सु यांग की ओर देखने लगा। यह आप है। उसने यान मिंग के साथ हुए अनाधिकृत डेथमैच से सु यांग के सुंदर चेहरे को तुरंत पहचान लिया। हालांकि ये कुछ सप्ताह पहले ही था और सु यांग उस दौरान प्राथमिक आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर पर केवल एक बाहरी न्यायालय का शिष्य था। अचानक एल्डर सन ने अपने शरीर पर हरे रंग का लबादा देखा। क्या आप पहले से ही इन कोर्ट के शिष्य कैसे हैं? वह चौंकी हुई आवाज में बोला, यहाँ तक कि एक पल के लिए स्थिति को भूल भी गया। आप हैं। सु यांग ने संप्रदाय के बुजुर्ग एल्डर सन को भी पहचान लिया, जो यान मिंग के साथ उसके मृत्यु मैच को रोकने के लिए आए थे जब वह इस दुनिया में आए थे। अध्याय 103 अनुशासनात्मक दस्ता। आप इन कोर्ट के शिष्य कब बने? पिछली बार जब मैंने आपको देखा था तो आप केवल प्राथमिक आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर पर थे। बुजुर्ग सन ने कहा, अभिव्यक्ति से भरी थी। और वह केवल 1 महीने पहले था। जब शिष्यों ने एल्डर सन की डेटर्स वाली बातें सुनी तो वे भी चौंक गए। ऐसी स्वर्ग विरोधी वृद्धि लाभ के लिए वह किस प्रकार की दिव्य औषधि खाए? नहीं, हम इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं। एल्डर सन ने जमीन पर सो रही 4 पहाड़ियों को देखा और फिर अपने एक हाथ से ऊपर उठे हुए शिष्य को देखा। यहाँ क्या हुआ? उसने उससे पूछा, क्या आपको संप्रदाय के नियम तोड़ने की आदत है? बाद में वह 1 सेकंड की जोड़ी में शामिल हो गईं। सु यांग ने कंधे से कंधा उचाकाए। उसने इसके लिए कहा, उन्होंने बस इतना ही कहा। बुजुर्ग सन एक पल के लिए चिप्स हो गए। वह गु वेई और संप्रदाय के अंदर एक संकट मोचक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा से परिचित थे, इसलिए उन्होंने तुरंत अपने काम के लिए सु यांग को दोषी नहीं ठहराया। नोव एल्ग इन, आप मुझे विस्तार से बता सकते हैं कि विशेष कार्यालय में क्या हुआ था? एल्डर सन ने अचानक सु यांग से कहा। फिर उन्होंने उस शिष्य को देखा जो कुछ क्षण पहले अपने जीवन के लिए चिल्ला रहा था और उसने कहा, अभी उन्हें अपने निवास वाले क्वार्टर में वापस ले आओ। जब वे जागेंगे तो मैं उनसे पूछूंगा। जहां तक बात है, मेडिसिन हॉल में जाओ और अपना हाथ देखो, उन्होंने अपाहिज हाथ वाले शिष्य से कहा। हाँ, एल्डर सन, दोनों ने कटु भावों के साथ उत्तर दिया। हालांकि गुई वेई के समूह की स्थिति के बारे में अन्याय के बारे में शिकायत करना चाहते थे, लेकिन वे भी सही नहीं थे। और एल्डर सन को पता चला, जो निर्देशित गुट का प्रमुख है, जो प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के अंदर संप्रदाय के सिद्धांत को लागू करता है, वह निश्चित रूप से अंत में सच्चाई का पता लगाता है। मेरे पीछे आओ, एल्डर सन ने कहा। सु यांग ने बहस सिर हिलाया और बिना किसी प्रतिरोध के अपना लक्ष्य रखा। हालांकि जब वह गुई वेई के समूह के एकमात्र शिष्यों के पास से गुजरा जो बच गया था, तो वह उसके पास बुदबुदाया, यह आपके दोस्तों के साथ अन्याय होगा कि केवल आप ही इस घटना से बच गए, इसलिए मैं आपको बाद में बताऊंगा, खोज लूंगा। जब शिष्य ने सु यांग की बातें सुनी तो उसका शरीर डॉक्टर से कंपने लगा और उसके कपड़े भी ठंडे हो गए। अब उसे असल में सु यांग जैसे ही किसी व्यक्ति से बातचीत करने का पछतावा हुआ, जो बाद में वापस आने के लिए तैयार थी। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि यांग केवल पदयात्रा कर रही थी और वह केवल उसे थोड़ा सुनना चाहती थी। सु यांग का वास्तव में कहना है कि उसे पीटने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वह इतनी बचकानी और मूर्खतापूर्ण किसी चीज के लिए अपना समय बर्बाद करने को तैयार नहीं थी, खासकर चिंता कम महत्वपूर्ण व्यक्ति पर तो बिल्कुल भी नहीं। एल्डर सन ने भी सु यांग की बड़बड़ाहट सुनी, लेकिन उसे उसकी बातों के पीछे कोई दुर्भावना नजर नहीं आई, इसलिए उसने उसे अकेला छोड़ने का फैसला किया। सु यांग फिर एल्डर सन के पीछे पीछे अनुशासनात्मक कार्यालय तक गईं, जहां सभी उपद्रवी पूछताछ के लिए जाएंगे। जब वे एक छोटी सी 3 मंजिला इमारत में पहुंचे तो एल्डर सन ने कहा, आप भाग्यशाली थे कि पिछली बार जब आपने प्राधिकरण के बिना डेथमैच चरण का उपयोग करके संप्रदाय के नियमों को तोड़ा था तो मैं आपको यहां नहीं लाया था। सु यांग केवल उसकी बातों पर मुस्कुराए और फिर दोनों बिना किसी देरी के अंदर चले गए। एक बार जब वे अंदर थे, कुछ शिष्यों ने एल्डर सन का अभिवादन किया। वापस स्वागत है, मास्टर।
शिष्यों ने अभिवादन किया। एल्डर सन ने कहा, मैं उससे पूछताछ करूंगा, जब तक मेरी पूछताछ पूरी न हो जाए मुझे परेशान न करें। हाँ, उन सभी ने सिर हिलाया। जबकि शिष्यों को बाहरी कोर्ट के शिष्यों के रूप में भी इन कोर्ट के शिष्यों से पूछताछ करने का अधिकार है। आमतौर पर संप्रदाय के बुजुर्ग ही उन्हें संभालते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि इन कोर्ट के शिष्य पूछताछ को हल्के में लें, क्योंकि उनका पूछताछकर्ता एक बाहरी कोर्ट का शिष्य था। एल्डर सन फिर सुयांग को तीसरी मंजिल पर ले आए, जहां एक छोटा कमरा था। बैठिए, बुजुर्ग सन ने खुद बैठने के बाद कहा। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रहूंगा, सुयांग ने कहा। बुजुर्ग सन उसकी बातों पर भड़क गए। मैं तय करता हूं कि तुम कब चले जाओगे। सुयांग चुप रहे, उनकी अभिव्यक्ति अभी भी शांत थी। एक क्षण की चुप्पी के बाद एल्डर सन अंततः बोले, मुझे बताओ क्या हुआ। ये वास्तव में सरल है। मैं घर जा रहा था और कुछ कूड़े ने मेरा रास्ता रोक दिया, इसलिए मैंने कुछ सफाई करने का फैसला किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हालांकि एल्डर सन ने कुछ हद तक स्थिति का अनुमान लगा लिया था, फिर भी यह उनके लिए चौंकाने वाला था कि सुयांग अकेले 6 इन कोर्ट शिष्यों को संभालने में सक्षम थे। न केवल उसकी अचानक वृद्धि चौंकाने वाली थी, बल्कि उसकी ताकत भी उतनी ही चौंकाने वाली लग रही थी। क्या वह हमेशा से इतना प्रतिभाशाली था, या क्या उसने कोई स्वर्गीय खजाना खाया था जिसने उसे ऐसा बना दिया। एल्डर सन ने गु वेई और उसके छोटे समूह की स्थिति के बजाय चुपचाप अपने रहस्य पर विचार किया। यहाँ तक कि अपनी पहली मुलाकात के दौरान एल्डर सन यह महसूस करने में सक्षम थे कि सुयांग के बारे में कुछ अजीब बात थी। हालांकि वह इस भावना का पूरी तरह से वर्णन करने में सक्षम नहीं था, न ही वह इसे समझने में सक्षम था। उस दौरान उसने हत्या का इरादा भी महसूस किया था, जिसके कारण उसे भी डर लगने लगा था। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसका अनुकरण कोई अनुभवहीन शिष्य कर सके। मुझे सच बताओ शिष्य सु, क्या तुम कोई वर्जित चीज़ विकसित कर रहे हो। बुजुर्ग सन ने अचानक उस पर अपनी नज़रें सिकोड़ लीं और गंभीर स्वर में बोले, हालांकि मेरा आपका रहस्य चुराने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं इसके बारे में चिंतित हूँ। यदि सुयांग वास्तव में एक टैबू तकनीक विकसित कर रहा था, तो वह अपने सभी शिष्यों के साथ साथ पूरे संप्रदाय की सुरक्षा को जोखिम में डाल रहा होगा, और अनुशासनात्मक दस्ते के प्रमुख के रूप में वह कुछ ऐसा होने को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यदि आप टैबू तकनीक विकसित नहीं कर रहे हैं, तो आपको बिना किसी प्रतिक्रिया के इसे छूने में सक्षम होना चाहिए, एल्डर सन ने कहा जब उन्होंने अपने डेस्क के अंदर से एक पीला ताबीज निकाला। सुयांग ने तुरंत पीले तावीज़ को एक नज़र में पहचान लिया। यह एक आध्यात्मिक वस्तु थी जो किसी की गहन क्यूई का निरीक्षण करती है और यह निर्धारित करती है कि वे किस प्रकार के कल्टीवेटर हैं। यदि कोई सामान्य रूप से खेती करता है तो ताबीज पीले रंग की चमक देगा। हालांकि यदि कोई व्यक्ति वर्जित तकनीक जैसी किसी भी बुराई की खेती करता है, तो ताबीज तब तक जलता रहेगा जब तक वह राख में न बदल जाए। अध्याय 104 दिव्य क्यूई। आप टैगू तकनीक के उपयोग के लिए मुझ पर संदेह कर रहे हैं। उनके शब्दों में बने ब्रोकोन स्वर के बावजूद सुयांग अभी भी उदासीन रहे। उनके परस्पर विरोधी होने शांति से एल्डर सन की आंखों में घूम रही थी। अगर मैं गलत हूं तो माफ़ी मांगूंगा, लेकिन मुझे अभी भी यह सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि टैगू कल्टी गंभीर मामला, एल्डर सन ने कहा। उनकी आवाज़ स्पष्ट और सख्त थी, जो समर्पित दस्ते के प्रमुखों के गुट थे जो सिद्धांत का पालन करते थे करता है। संप्रदाय स्वर्गीय खजानों के अलावा सुयांग की आंशिक वृद्धि का एकमात्र अन्य तारक टैगू तकनीकें शामिल हैं, जो अपने स्तर की क्षमता और विवेक की कीमत पर अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाने के लिए जानी जाती हैं। मुझे बस कागज़ के इस स्कॉट को छूना है ना। सुयांग ने प्रतिस्पर्धा से पीली तावीज़ उठाए और कुछ ही सेकंड में उसने विशाल रोशनी से चमकाने लगा। एल्डर सन के हाव भाव को देखकर एल्डर सन का अवलोकन तुरंत बदल गया। शांति के कुछ क्षणों के बाद वह अपनी सीट से खड़ा हो गया और अपने हाथ के जोड़ के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। जैसे ही एल्डर सन ने अपनी विश्वसनीयता पर संदेह करने के लिए सुयांग को माफ़ कर दिया, तावी पर स्मारक चमक का रंग बदल गया। वह साफ समुद्र की तरह चमकीला नीला हो गया। ये है। स्थिर स्थिति से स्थिर होकर एल्डर सन ने उस तावीज़ को गौर कर देखा, जो चकित भाव के साथ एक गहरी चमक को रोशन कर रहा था। वह निश्चित नहीं था कि क्या सोचे, क्या कहा, क्योंकि वह केवल 2 प्रकार के बारे में जानता था जो तावीज़ के लिए मौजूद थे। ये या तो पीले रंग में चमकेगा या जलकर काला हो जाएगा जब तक कि यह राख में बदल न जाए। लेकिन नीला, उसने अपने जीवन में ऐसे नतीजे कभी नहीं सुने थे। इसका क्या मतलब है? आपने इसके साथ क्या किया? एल्डर सन ने सुयांग से पूछा। सुयांग चुप रहे, उनकी दृष्टि गंभीर अभिव्यक्ति के साथ तावीज़ पर टिकी रही। ये है दिव्य क्यू। उन्होंने अंदर ही अंदर विचार किया। जहां तक उनकी जानकारी थी, इस ब्रह्मांड में 4 प्रकार की क्यू मौजूद हैं। सबसे आम प्रकार जो हर जगह प्रदर्शित होते हैं, प्रोफाउंड क्यूई, जो अन्य विभिन्न प्रकार जैसे दुष्ट क्यूई और शुद्ध क्यूई भी उपलब्ध हैं। गहन क्यूई के समकक्ष राक्षसी क्यूई के लिए मूल क्यूई जैसे यिन और यांग क्यूई, और सभी क्यूई में एक तत्व शामिल है। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण दिव्य क्यूई, कुछ ऐसे जो केवल स्वर्गीय सम्राट और चंद्रमा भगवान जैसे स्वर्गीय प्राणी ही संभावित रूप से विकसित हो सकते हैं।
सू यान को सामान्य राक्षसी शरीर में कोई दिव्य क्यू नहीं होना चाहिए, विशेष रूप से टैब नहीं जब वह केवल दिव्य क्यूई के पहले स्तर पर थी। फिर भी तावी ने स्पष्ट रूप से उसके भीतर दिव्य क्यू को महसूस किया, इसलिए उसकी प्रतिक्रिया हुई। आकाशीय पिंड का शोधन शास्त्र के अलावा इसका कोई अन्य ज्योतिषीय वर्णन नहीं है। दिव्य शरीर शोध शास्त्र के बारे में अभी तक बहुत कुछ पता नहीं चल पाया है। सुयान को इसके बारे में सब कुछ पता नहीं था, इसलिए उन्हें ये जानकर काफी आश्चर्य हुआ कि उनके शरीर में अचानक से दिव्य क्यू मौजूद था। अब भी उसने यह नहीं सोचा कि तकनीक ने उसे दिव्य क्यू कैसे दिया था। हालांकि मेरे शरीर के अंदर दिव्य क्यू की मात्रा बेहद कम होगी, इसलिए मैं अब तक इससे अनभिज्ञ हूं। हालांकि सू यांग ने अभी भी इस तथ्य से खुलासा किया था कि उसके शरीर में दिव्य क्यू ही थी, वह कितनी भी कम क्यों न हो, क्योंकि इसका मतलब यह था कि वह भी एक दिव्य प्राणी की तरह दिव्य क्यूई की खेती करने में सक्षम होगी। अपने पिछले जीवन में वह बहुत दूर से एक दिव्य प्राणी था, गहन साधना के आधार के साथ केवल एक अमर था, लेकिन इस जीवन में यदि समय दिया गया तो वह एक दिन देवत्व प्राप्त कर सकता था। जब सू यांग ने मूल रूप से उन्हें अंतिम कर दिया तो एल्डरसन की बाहें चढ़ गईं। मुझसे एक प्रश्न पूछा था, आपने ताबीज के साथ क्या किया? उसने इस बार फिर ऊंचे स्वर में पूछा। सू यांग ने अंदर से मिली स्थिरता वाली बात से निराशा महसूस करने के बावजूद शांत भाव से एल्डरसन की ओर देखा और कहा, कोई सुराग नहीं। मैंने इसे केवल वैसे ही पुष्टि की जैसा आपने पूछा था। आखिरकार ये ताश का उपयोग है करने का मेरा पहला मौका है। आप एल्डरसन को लग रहा था कि सू यांग पाद रही थी और उसे ठीक ठीक पता था कि उसने क्या किया है, लेकिन साक्ष्य के बिना उसने उस पर संदेह किए बिना सामना किया, क्योंकि वह पहले ही एक बार उसके बारे में गलत कर चुकाया गया था। क्या आप मेरी यही थे? यदि हाँ, तो मैं अब विदा लेना चाहता हूँ, सुयंग यांग ने शांति से कहा। एल्डरसन ने कोल्ड स्वर में कहा और कहा, आपको क्या लगता है कि किस विशिष्ट दल के प्रमुख हैं? मेरे सामने तो आप कौन हैं? संप्रदाय के गुरुओं और कुछ लोगों के अलावा मेरे पास संप्रदाय में सर्वोच्च अधिकार है, विशेष रूप से आंतरिक न्यायालय के भीतर संप्रदाय। मैं बस आपको अपनी इच्छा बता रहा हूँ एल्डरसन। हालांकि मैं बहुत लग रहा हूँ, लेकिन मेरे शब्दों में आपके अनादर करने का कोई मतलब नहीं है, उन्होंने स्पष्ट स्वर में उत्तर दिया, जो एल्डरसन को बहुत परेशान करने वाला लगा। आप भाग्यशाली हैं कि मैं एक धैर्यवान व्यक्ति हूँ। यदि नहीं तो मैं पहले ही आपको अपनी मुट्ठियों से उधार लेने के लिए मजबूर कर देता हूँ। सू यांग की ये बातें केवल मुस्कुराहट पर। वैसे भी अभी मेरे पास आपके लिए बस इतना ही है। जब तक मैं गुई और अन्य लोगों से पूरी तरह पूछताछ नहीं कर लेता, तब तक रुकें और मैं उस समय आपको अपना निर्णय सुनाऊंगा। जैसे ही एल्डरसन ने उसे सजा सुनाई, एक उन्मत्त जोर से गूंजी, आह! बड़ी दादी बहन सन, आपको अभी भी अंदर नहीं जाना चाहिए। मास्टर इस समय बीच में हैं। मेरे रास्ते से हट जाओ। वह अब जो कुछ भी कर रहा है उससे यह अधिक महत्वपूर्ण है। उन्मत्त आवाज के तुरंत बाद एक जिद्दी आवाज गूंजी। उलझन। तीसरी मंजिल का दरवाजा अचानक खुला और दीप्तिमान आहा वाली एक युवा खूबसूरत महिला सीमौट सीढ़ियों से कमरे में चली गई। दादाजी, मुझे उस चीज के लिए आपकी मदद की जरूरत है जो मैंने अपने दौरान पाई है। पोनीटेल में बंधे लंबे काले बालों वाली युवा महिला ने सू यांग और एल्डरसन के सामने आते ही अपनी हरकतें रोक दीं। सू यांग इत्मीनान से शांत भाव से वहां खड़ा था और उसने उसे देखा, जबकि एल्डरसन भौहें चढ़ा रहा था, उसकी अचानक उपस्थिति से स्पष्ट रूप से परेशान था। अध्याय 105 एक अमर की कथा। काले बाल जो रात के आकाश के टुकड़े से बने झरने की तरह सीधे उसकी लंबी ऊंची पीठ पर बह रहे थे। उसकी सीधी आंखों के नीचे की काली आंखों में बेशकीमती चमकीली गोमेद की एक जोड़ी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो तारे हों, और उसके अंधेरे से एक गहरी हो रही थी अनुभूति जो किसी को भी केवल एक दृष्टि से आकर्षित कर सकती थी था। उनके समग्र निबंधों में एक महान विद्वान की भावनाएं थीं, वह खतरनाक प्रकार जो अंधेरी कक्षाओं में महिलाओं को फंसाने की तलाश में घूमता रहता था। सू यांग के बारे में सन जिंगजिंग की यह पहली धारणा थी, जो कथित तौर पर सबसे सुंदर दिखने वाला युवक था जिसे उसने कभी देखा था। उसने चौंकी हुई आंखों से उसे देखा, ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी शक्ल से खींची गई हो। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बुजुर्ग ने भौहें चढ़ाते हुए सन कहे हुए। क्या आप एक बार अपने मित्र शिष्यों की बात नहीं सुन सकते? सुन जिंगजिंग ने अपने हाथों में चित्रित कागज पर अपनी पकड़ मजबूत की और वह बोली, मुझे दिव्य द्वार पर अपने अभियान के दौरान कुछ अनमोल चीजें मिली, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं तुरंत सलाह के लिए वापस आता हूँ। आ गया, उसने कहा। आप कैसे बता सकते हैं कि यह अनमोल है जब आप इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते? बुजुर्ग सूरज ने बहुत अच्छा महसूस किया। ये दिव्य द्वार के अंदर पाया गया था और यह बुद्धि से छिपाया गया था, इसलिए ये कुछ अनमोल होना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट स्वर में कहा, अपने फैसले को लेकर रेटिंग दिख रही थी। दिव्य द्वार। सू यांग को आश्चर्य हुआ कि यह कौन सी जगह है। यहाँ, आप स्वयं देखें। सन जिंगजिंग अपने हाथों में शिक्षा लेकर एल्डरसन के पास उपसंहार। जब वह सू यांग के पास से गांव गई तो उसकी उंगली एक पल के लिए उस पर टिक गई। एल्डरसन ने छात्रों द्वारा किए गए पेपर को स्वीकार किया और देखने के लिए उसे खोला। ये कौन सी भाषा है?
एल्डरसन द्वारा रचित कागज की सामग्री से आश्चर्यचकित, ये किसी ऐसी ही भाषा के शब्द भरे हुए थे जो उसे नहीं आते थे। मैं तुमसे यही बात करता हूँ, प्लांट के लिए ही यहाँ तक वापस आया हूँ। जिंगजिंग ने स्थिति से निराशाजनक सूर्यास्त की सांस ली। एल्डरसन ने गंभीर भाव से पुस्तकों को देखने के लिए जारी किया, ऐसा लग रहा था मानो वह गहन दृष्टिकोण में हो। उन्होंने एक पेल की शेल्स के बाद कहा, मैंने प्रोफाउंड लाइब्रेरी के सभी प्राचीन ग्रंथ पढ़े हैं, फिर भी मैंने इस भाषा को पहले कभी नहीं देखा है, लेकिन मैं इसके आसपास की कोशिश कर सकता हूँ। शायद मैं इसे आजमा सकता हूँ। सू यांग की आवाज़ अचानक गूंज उठी, जिसने एल्डरसन को चौंका दिया। तुम अभी भी शामिल हो? पहले ही दफा हो जाओ। बुजुर्ग ने उस पर बरनहे से जुड़ा सन सैटेलाइट लिखा था, जो कुछ मिनट पहले ही जाने के लिए उत्सुक था। क्या आप निश्चित हैं? उन पुस्तकों में जो कुछ भी लिखा है, मैं उसे समझने में सक्षम हो सकता हूँ, सू यांग ने लाइट सी मुस्कान के साथ कहा। हम्फ, बुजुर्ग सन ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, मैं इस संप्रदाय के सबसे अधिक जानकार व्यक्तियों में से एक हूँ, एल्डर झाओ से थोड़ा ही पीछे। अगर मैं इसे नहीं समझ सकता, तो आपको क्या लगता है कि आप जैसा एक युवा लड़का ऐसा कर सकता है? उन्होंने गर्व भरी आवाज में कहा, स्पष्ट रूप से उन्हें अपने विशाल अनुभव पर गर्व है। अगर मैं खुद शब्द नहीं देख पाता, तो मैं आपको इसकी गारंटी भी नहीं दे सकता कि मैं इसे पढ़ सकता हूँ। वैसे भी, मैं अब छुट्टी लूंगा। सू यांग ने अब स्थिति की परवाह नहीं की और जाने के लिए मुड़ गई। लेकिन जैसे ही उसने उन्हें अपनी पीठ दिखाई, सन जिंगजिंग की आवाज़ कमरे में गूंज उठी। दादाजी, उन्हें इसे देखने दो, उसने उन्हें आश्चर्यचकित करते हुए कहा। क्यों? वह वास्तविक लग रहा था, बस इतना ही, और उसे प्रयास करने देने से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। बुजुर्ग सन ने अजीब चेहरे से उसकी ओर देखा। आज उनकी पोती को एक अलग एहसास हुआ, लेकिन वह ये नहीं बता सके कि वह एहसास क्या था। वह बस कम लग रही थी, आक्रामक। एक पल की चुप्पी के बाद एल्डरसन ने सू यांग के चेहरे पर स्क्रॉल फेंक दिया। आनंद लीजिए, उसने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा। सू यांग ने मुस्कुराते हुए स्क्रॉल को पकड़ा और उसने सामग्री को पढ़ने के लिए स्क्रॉल को खोला। सुन जिंगजिंग ने चुपचाप उसकी ओर आशा भरी नजरों से देखा। ये है। जैसे ही सू यांग ने कागज पर सुंदर लिखावट देखी तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपनी आंखें मल ली ताकि कहीं उसकी आंखें उसे धोखा न दे दें। हालांकि कागज पर लिखावट वैसी ही रही, भले ही पहले से अधिक स्पष्ट न हो। बिल्कुल नहीं। सू यांग की आश्चर्यचकित अभिव्यक्ति देखकर एल्डरसन की आंखें भी चौड़ी हो गईं। आप सचमुच इसे पढ़ सकते हैं? सन जिंगजिंग को भी आश्चर्य हुआ जब वह कई क्षणों के बाद भी सू यांग के चेहरे पर कोई भ्रम नहीं देख सकी, एल्डरसन के विपरीत, जिसने कागज पर अजीब लिखावट को देखते ही तुरंत स्पष्ट हैरानी दिखाई थी। यह क्या कहता है? वह उससे पूछती रही। हालांकि सू यांग चुप रही और गंभीर भाव से स्क्रॉल को देखती रही। कमरे के भीतर एक क्षण की शुद्ध शांति के बाद सू यांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक लंबी सांस ली। फिर वह गंभीर भाव से सन जिंगजिंग की ओर देखने लगा। आपको ये स्क्रॉल कहाँ मिला? उसने गंभीर स्वर में उससे पूछा और उसने जारी रखा, ये दिव्य द्वार क्या है? अगर आप मुझे बताएं कि वहाँ क्या लिखा है तो मैं आपको बताऊंगी, उसने तुरंत अपनी गंभीर अभिव्यक्ति के साथ उत्तर दिया। सू यांग ने सिर हिलाया और उन्होंने कहा, सामग्री, सामान्य तौर पर, वास्तव में कुछ भी योग्य नहीं है। ऐसा लगता है कि यह हानशिन नाम के किसी व्यक्ति द्वारा दिया गया परिचय है। क्या तुमने अभी हानशिन कहा? बुजुर्ग सन ने आश्चर्यचकित भाव से अपनी सीट से खड़े होते हुए जोर से चिल्लाया। आप इस व्यक्ति को जानते हैं, दादाजी? सन जिंगजिंग ने दिलचस्पी भरी दृष्टि से उससे पूछा। पसीने से तर माथे के साथ उन्होंने कहा, हालांकि मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, लेकिन मैंने कई प्राचीन पुस्तकों में उनका नाम लिखा हुआ देखा है। किंवदंती का एक आदमी। सन जिंगजिंग ने विचार किया। किंवदंती कहती है कि यह हानशिन एक अज्ञात साधना आधार के साथ एक वास्तविक अमर है। वह 2000 साल पहले एक दिन अचानक प्रकट हुआ था और उस युग के दौरान किसी भी कल्टीवेटर को बिना पसीना बहाए आसानी से अभिभूत कर सकता था और दुनिया का अधिपति बन गया। उस समय, जब कल्टीवेशन दुनिया केवल सच्चे आत्मा क्षेत्र तक ही आगे बढ़ी थी, हानशिन वास्तव में एक बेजोड़ व्यक्ति था। इस दुनिया में ऐसा अद्भुत व्यक्ति मौजूद था और 2000 साल पहले भी। सन जिंगजिंग ने किंवदंती के प्रति प्रशंसा व्यक्त की। उन्हें अमर के रूप में क्यों सम्मान दिया गया? सू यांग ने पूछा। क्योंकि वह बिना किसी खजाने के आकाश में उड़ने में सक्षम था, ऐसा कुछ जिसे केवल अमर ही हासिल कर सकते हैं। ऐसी किंवदंतियां भी हैं कि हानशिन ने केवल अपनी मुट्ठी से बड़े बड़े पहाड़ों को नष्ट कर दिया था, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि लोगों ने उसे एक ही झटके में समुद्र को विभाजित करते देखा है, एल्डरसन ने कहा, उनकी आवाज़ भी प्रशंसा से भरी थी। यदि आप जो कहते हैं वह सच है कि पुस्तक हानशिन नाम के किसी व्यक्ति द्वारा लिखी गई थी, तो क्या किंवदंतियां वास्तव में हो सकती हैं? एल्डरसन ने सदमे में बुदबुदाया। सू यांग ने गहरी अभिव्यक्ति के साथ गुनगुनाया। ये हानशिन व्यक्ति संभवतः एक वास्तविक व्यक्ति था और उसके 4 दिव्य स्वर्गों में से कोई होने की भी संभावना थी,
जिसने 2000 साल पहले उसके बेजोड़ साधना आधार और अचानक प्रकट होने की व्याख्या की, जब ये दुनिया अभी भी अपने शिशु चरण में थी। उसे क्या हुआ? यदि वह वास्तव में अमर होता, तो केवल 2000 छोटे वर्षों के बाद वह मात्र एक किंवदंती नहीं होता। जाहिरा तौर पर 200 वर्षों तक दुनिया पर एक अधिपति के रूप में शासन करने के बाद हानशिन अचानक गायब हो गया, जैसे कि जब वह पहली बार प्रकट हुआ था, एल्डरसन ने कहा, जो इस विषय में पूरी तरह से तल्लीन था, यहाँ तक कि अपनी नापसंदगी के बारे में भी भूल गया था। सु यांग अभी कुछ मिनट पहले। सु यांग ने सोचा, ये हानशिन लड़का शायद युहाई की तरह ही दिव्य क्षेत्र के भीतर था, जिसका अर्थ है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ उसे इतना नुकसान पहुंचाने में सक्षम नहीं होनी चाहिए कि वह अचानक नष्ट हो जाए। क्या वह 4 दिव्य स्वर्गों में लौट आया? लेकिन वह यहाँ क्यों दिखाई दिया पहले स्थान पर? वह यहाँ कैसे पहुंचा? क्या इसका मतलब यह है कि वास्तव में इस दुनिया में 4 दिव्य स्वर्गों में लौटने का एक रास्ता है, जो एक साधारण स्क्रॉल की तरह लग रहा था जिसमें महत्वहीन सामग्री थी? अचानक सु यांग के दिमाग में कई सवाल आने लगे। हालांकि एक बात निश्चित थी कि यह हानशिन व्यक्ति निश्चित रूप से युहाई की तरह 4 दिव्य स्वर्गों में से कोई था। सु यांग ने अचानक सन जिंगजिंग की ओर देखा। इस दिव्य दरवाजे के बारे में क्या? ये कौन सी जगह है? उसने उससे पूछा। द डिवाइन डोर्स एक विशाल भूमिगत स्थान है जो इस वर्ष की शुरुआत में उत्तरी क्षेत्र के केंद्र के पास पाया गया था। इसके अंदर अज्ञात संख्या में मंजिलें हैं, प्रत्येक मंजिल एक शहर जितनी बड़ी है, और लगभग पूरे वर्ष की खोज के बाद केवल 3 मंजिलों का पूरी तरह से पता लगाया गया है, उसने समझाया। इस भूमिगत के अंदर क्या है? सु यांग ने पूछा। खजाना, बहुत सारे खजाने और अज्ञात संसाधन जिन्हें इस दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा है, उसने तुरंत उत्तर दिया। इस स्थान को दिव्य द्वार कहा जाता है क्योंकि भूमिगत में प्रवेश करने से पहले व्यक्ति को 2 दिव्य दिखने वाले द्वारों में प्रवेश करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग इसे अमर का खजाना कहते हैं। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। सु यांग चुप हो गई। यह एक विरासती मकबरे जैसा लगता है, उसने मन ही मन सोचा। विरासती कब्रें भी हैं जिन्हें 4 दिव्य स्वर्गों के कृषक, कल्टीवेटर की कब्र कहते हैं, क्योंकि जब भी कोई मजबूत कृषक अपने जीवन काल के अंत के करीब होता है, तो वे बंद खेती में प्रवेश करने के लिए अपने लिए एक जगह बनाते हैं, और वे अपनी सारी संपत्ति छोड़ देते हैं यदि वे अपनी बंद खेती में सफल होने में असफल हो जाते हैं, तो यह आशा करते हुए कि कोई नई पीढ़ी के लिए उनकी विरासत को प्राप्त करने में सक्षम होगा। हालांकि अधिकांश विरासती कब्रें प्रवेश करने वालों के लिए घातक जाल और चुनौतियों से भरी होती हैं, क्योंकि वे केवल उन लोगों को चाहते हैं जो वास्तव में उनकी विरासत को प्राप्त करने के योग्य हैं, और उनके मूल्य को अधिक आंकने के लिए सभी मूर्ख और अयोग्य लोगों को मार देते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि यह हानशिन लड़का वास्तव में मर चुका है? सु यांग ने अंदर ही अंदर आह भरी। ये हानशिन 4 दिव्य स्वर्गों में लौटने का उत्तर हो सकता था, लेकिन अफसोस, ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग नहीं चाहता था कि इस दुनिया में उसकी यात्रा इतनी जल्दी खत्म हो जाए। मुझे ये दिखाने के लिए धन्यवाद, सु यांग ने सन जिंगजिंग को स्क्रॉल वापस लौटाते हुए कहा। मैं अब जा रहा हूँ। इंतजार। इससे पहले कि वह दरवाजे की ओर एक कदम भी बढ़ा पाता, बुजुर्ग सन ने उसे रोक दिया। ये कौन सी भाषा है और आप इसे क्यों समझ सकते हैं? आपने इसे कहाँ से सीखा? उसने शंकित दृष्टि से उससे पूछा। आप अकेले नहीं हैं जो पढ़ना पसंद करते हैं, एल्डर सन, सु यांग ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुमसे ज्यादा पढ़ता हूँ, बस इतना ही। तुम छोटे छोकरे। बुजुर्ग सन के सिर की नसें फटने से क्रोधित हो गया। उसका मानना था कि अगर उसे सु यांग के साथ एक और मिनट बिताना पड़ा तो वह पागल हो सकता है। भाषा को पवित्र भाषा कहा जाता है, और जाहिर तौर पर इसका उपयोग स्वर्ग के शिष्यों द्वारा किया जाता है, सु यांग ने अचानक कहा। पवित्र भाषा, स्वर्ग के शिष्य। बुजुर्ग सन इस जानकारी से चकित थे, जबकि एल्डर सन अवाक रह गए थे। सु यांग ने जाने का मौका लिया। आपने ऐसी जानकारी कहाँ पढ़ी? जब एल्डर सन को एहसास हुआ कि सु यांग गायब हो गई है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हाँ, बुजुर्ग सन ने आह भरी और अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। उसे सु यांग का पीछा करने की कोई इच्छा नहीं थी। एक वकील की अजीब दलीलों के बाद सन जिंगजिंग ने कहा, दादाजी, अभी वह इनर कोर्ट का शिष्य कौन था? मैंने उसे पहले कभी इनर कोर्ट में नहीं देखा था। सु यांग, उन्हें हाल ही में इनर कोर्ट के शिष्य के रूप में शामिल किया गया था, फिर भी उन्होंने पहली बार परेशानी पैदा की है, इसलिए आज उनकी उपस्थिति है। उनके जैसे लोगों से आपके लिए सबसे अच्छा होगा, उन्होंने कहा। सु यांग, सन जिंगजिंग ने आपसे कहा। उसकी दृष्टि उसके हाथों में थी। वैसे भी, आपके दिव्य द्वार के दर्शन क्या हुए? आपके साथ शेष शिष्यों का क्या हुआ? एल्डर सन ने उनसे पूछने के बाद एक क्षण दिया। उन्होंने कहा, वे अभी भी डिवाइन डोर्स की तीसरी मंजिल की खोज कर रहे हैं। मैं कुछ दिनों में रिटर्न की योजना बना रहा हूँ। इस संप्रदाय के अधिकांश शिष्यों के विपरीत, आपके पास युद्ध कौशल का अभाव है, आपकी तलवारें कुशल हैं, और आप अकेले नहीं जा रहे हैं, अन्यथा मैं आपको ऐसी खतरनाक जगहों पर जाने के लिए कभी सहमत नहीं होता। एल्डर सन सीरियस भाव से उसकी ओर देखा। लेकिन फिर भी, अगर आपको कभी भी दिव्य द्वार पर ऐसी स्थिति मिल जाए
जिससे आपके जीवन में थोड़ा सा भी जोखिम आ जाए तो आप सब कुछ रोक देंगे और तुरंत वापस आ जाएंगे। सन जिंगजिंग ने उसे सलाह दी कि वह कुछ देर बाद कमरे से बाहर निकलकर अपनी चेतावनियों को सुनेगी। अध्याय 106 एक अप्रत्याशित आगंतुक। विशिष्ट अनौपचारिक कार्यालय छोड़ने के बाद सू यांग अपने निवास वाले क्वार्टर में वापस आ गईं। जब वह अपने कमरे के अंदर पहुंची तो कियू ने अपने घर में कमल की स्थिति देखी। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी साधना में तल्लीन है। उसे चिंता न करते हुए सू यांग ने दूसरे कमरे में जाने का निर्णय लिया जहां तांगहू रहता था और जीवन शक्ति की जड़ की खेती करता था जो उसने चैम्बर ऑफ एम्ब्रेस में प्राप्त की थी। जब लू लाइफ इन 2 दिनों की कठिन साधना के बाद सो गए तभी सू यांग ने जीवन शक्ति की जड़ को पुनः प्राप्त कर लिया। यही कारण था कि लियू लांझी को लगा कि जब वह लू लिफेन की जांच के लिए चैम्बर ऑफ एम्ब्रेस में अंतिम संस्कार हुआ तो वहां कुछ समानता थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जीवन शक्ति की जड़वत सू यांग ने ले ली थी। हालांकि इसके दुष्परिणामों को नोटिस करने में कुछ समय लग सकता है। चैम्बर ऑफ एम्ब्रेस धीरे धीरे अपना गहरा प्रभाव खो देगा। अंततः विटेलिटी के जादुई प्रभाव का रूट एक सामान्य गुफा में बदल जाएगा। सू यांग ने अपनी स्टोरेज रिंग से जीवन शक्ति की जड़ को पुनः प्राप्त कर लिया और उसकी औषधि में एक कमीन के आकार की जड़ दिखाई दी। शक्ति की जड़ एक लंबी जड़ थी और यह किसी भी सामान्य जीवन की तरह ही दिखती थी लेकिन गहरे लाल रंग की थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये खून से हो गया हो। इसके अतिरिक्त जीवन शक्ति की जड़ का सामान्य आकार आमतौर पर मध्यमा उंगली पर होता है, लेकिन सू यांग की पकड़ में जो जड़ थी वह 2 मध्यमा उंगलियों की लंबाई थी, आकार में 2 गुना। हालांकि यह मामला वास्तव में सामान्य से बड़ा है, फिर भी यह आपकी गहन क्यूई के मामले में शुद्ध यांग फूल से काफ़ी कम है। हालांकि यह एलिमेंटल क्यूई अपनी खोज करता है, यांग क्यूई के मामले में शुद्ध यांग फूल हर जगह से आगे है। इसका मतलब यह था कि यद्यपि जीवन शक्ति की जड़ शुद्ध यांग फूल की तरह उसकी खेती के आधार को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है, लेकिन उसकी यांग क्यूई के लिए इसके अधिक फायदे हैं। दूसरे शब्दों में उनकी यांग क्यूई की गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी लेकिन उनकी कल्टीवेशन बेस मुश्किल से बढ़ेगी। हालांकि इसका मतलब यह भी था कि सू यांग के समर्थकों को उस व्यक्ति की तुलना में उसकी यांग क्यू से अधिक लाभ होगा क्योंकि उसकी निष्ठा ही सीधे तौर पर उसकी खेती कर रही है। सू यांग ने कहीं से भी एक हेल्थ बूटी की चाय ली और जीवन शक्ति की जड़ को छोटे छोटे बालों में तब तक तोड़ना शुरू किया जब तक कि वह लाल रंग के पाउडर का एक मूलाधार नहीं बन गई। कुछ क्षण बाद उसने लाल पाउडर को एक छोटे कप ठंडे पानी में डाला, इससे पहले कि पूरा कप एक गिलास पी लिया जाए। पानी के पेट में प्रवेश करने के तुरंत बाद सू यांग को अपने शरीर पर पानी के आरंभ की तरह जलता हुआ महसूस हुआ। उनका चेहरा लाल हो गया और उनकी त्वचा पर भी ऐसी ही प्रतिक्रिया दिखाई दी। हालांकि डायनामाइट दिखने के बावजूद उसके शरीर में दर्द का एक कण भी नहीं था। इसके बजाय ऐसा महसूस हुआ जैसे दोपहर की धूप का आनंद ले रहे हों, सुखद और आरामदायक। सू यांग ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान देने के लिए कमल की स्थिति में बैठ गईं। उनकी अभिव्यक्ति शांत थी। समय शांति समाप्त हो गई और जब सू यांग ने फिर से अपनी इच्छा पूरी की तो साधना शुरू करने के बाद एक पूरा दिन बीत गया। उन्होंने जीवन शक्ति की जड़ के सेवन से हुई प्रगति को देखा। मेरी यांग क्यूई अब पहले से कम 4 गुना ज़्यादा डेकोरेटिव है। बुरी नहीं है, उसने सिरिया में कहा। यदि कोई सू यांग की यांग क्यूई की तुलना स्वर्ग आत्मा क्षेत्र से किसी व्यक्ति से करे तो सू यांग निश्चित रूप से बिना किसी घटना के जीतेगी। इसका मतलब यह था कि यदि कोई अपने साथ साधना कर रहा था तो वह अनिवार्य रूप से स्वर्ग आत्मा क्षेत्र से किसी के साथ साधना कर रही होगी। सामान्य कल्टीवेटर के विपरीत जो खेती के लिए प्रोफाउंड क्यूई पर स्थिर होते हैं, घाट कल्टीवेटर ज़्यादातर एलिमेंटल क्यू जैसे यिन और यंग क्यू की खेती करते हैं जो प्रोफाउंड क्यू की तुलना में अधिक शुद्ध होते हैं। यही कारण है कि वे तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि एलिमेंटल क्यूई के साथ खेती करने का एक नकारात्मक पक्ष था, गैंट कल्टीवेटर की स्थापना सामान्य कल्टीवेटर की तरह स्थिर नहीं होगी क्योंकि प्रोफाउंड क्यूई आमतौर पर कौशल के मामले में एलिमेंटल क्यूई से अधिक मजबूत होती है, इसलिए वे अपनी ताकत के बावजूद सामान्य कल्टीवेटर की तरह हैं से अनिश्चित होते हैं। खेती का आधार। जहां तक सू यांग का सवाल है, कुछ बॉडी रिफाइनर और क्यू रिफाइनर के रूप में एक ही समय में गहन क्यू और एलिमेंटल क्यू दोनों की खेती की। उनकी शुरुआत बेहद ठोस थी, एक अमर के रूप में उनके विशाल अनुभव का जिक्र नहीं जो एक बार बिना किसी डर के स्वर्ग तक पहुंच गया था। बेहतर तकनीक के अलावा यही कारण है कि वह उन कल्टीवेटरों से भी लड़ने की क्षमता रखता है जो कहीं और अपनी क्षमता रखते हैं। योजक चिन्ह। खुद को स्थापित करने के बाद सू यांग क्यूई ने देखा कि उसने अपनी खेती पूरी कर ली है या नहीं। जब वह कमरे में गया तो एक जोड़ी चांदी की आंखों ने उसे गौर से देखा। ऐसा लग रहा था मानो 2 खूबसूरत चांद उस पर बरस रहे हों। तुम्हें सामान आ रही है, क्यू ने कमरे के अंदर जाकर ही डराया और चढ़ाते हुए उससे कहा। कंधे उचकाते हुए सू यांग ने कहा, मैं अभी अभी खेती पूरी तरह से हूँ। फिर वह खुद को साफ करने के लिए एक कमरे के कोने में बने नौकर में चली गई। कुछ मिनट बाद वह ताज़ा भाव और हरे कपड़ों के एक नए सेट के साथ लौट आई। मैं देख रहा हूं कि आपने भी अपनी खेती में प्रगति की है, सू यांग ने बाहर आकर ही क्यू से कहा। क्या आपने एक्सट्रीम यिन फूल को अंतिम रूप दिया है?
उसने सिर हिलाया, लेकिन उसकी अभिव्यंजना पूर्ण नहीं थी। मैं पूरी चीज को प्रमाणित करने के बाद बमुश्किल दिव्य प्रभु क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंच पाए। इस दर पर मैं अगले 100 वर्षों तक उच्च स्तर तक नहीं पहुंच पाऊंगी। वह भरी हुई है गहन क्यू के साथ एक्सट्रीम यिन फूल के मूल तत्व क्यूई को अंतिम करना मत भूलना, यह आपको लंबे समय में नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि आप घंट कल्टीवेस्ट नहीं हैं। उन्होंने उसे याद दिलाया। क्यू की तरह सामान्य सैनिक अपनी क्षमता को अधिकतम करने के लिए एलिमेंटल क्यू और प्रोफाउंड क्यू दोनों की खेती करेंगे, लेकिन अगर वे बहुत अधिक एलिमेंटल क्यू को पूरा करते हैं और प्रोफाउंड क्यू की कमी है, तो उनके लिए संभावनाएं हो सकती हैं, यहाँ तक उनकी भविष्य की खेती में भी बाधा उत्पन्न हो सकती है। वास्तव में दोहरे कल्टीवेटर और सामान्य कल्टीवेटर के बीच बहुत अंतर नहीं है, क्योंकि वे दोनों प्रोफाउंड क्यूई और एलिमेंटल क्यूई दोनों की खेती करते हैं। ये सिर्फ इतना है कि दोहरे कल्टीवेटर को अपने गहन क्यूई और एलिमेंटल क्यूई अनुपात को संतुलित करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करने होंगे, क्योंकि वे सामान्य कल्टीवेटर की तुलना में कहीं अधिक एलिमेंटल क्यूई को अवशोषित करते हैं, और कई लोगों को ये बहुत परेशान करने वाला लगता है और वे केवल अपने कल्टीवेशन बेस को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे और उनकी युद्ध कौशल को नज़रअंदाज कर रहे हैं। सु यांग ने कहा, जहां तक आपके कल्टीवेशन बेस की बात है, 4 दिव्य स्वर्गों में लौटने से पहले इसे जितना संभव हो उतना बढ़ाएं। उन्होंने कहा, 4 दिव्य स्वर्गों की बात करते हुए मुझे हमारी वापसी के लिए एक रास्ता मिल गया होगा। क्या कहा आपने? क्यूयू ने आश्चर्यचकित भाव से उसकी ओर देखा। जब सैकड़ों वर्षों की खोज के बाद भी उसे सबसे छोटा निशान भी नहीं मिला, तो उसने इतने कम समय में ऐसी जानकारी कैसे पाली? यह एक अप्रत्याशित खोज थी, लेकिन क्या आपने डिवाइन डोर्स नामक जगह के बारे में सुना है? नहीं, उसने अपना सिर हिलाया। दिव्य दरवाजे इस वर्ष की शुरुआत में ही पाए गए थे, इसलिए क्यूयू के लिए यह स्वाभाविक नहीं था, जो अधिकांश समय पवित्र मध्य महाद्वीप में रहा, उस स्थान से अनजान था, खासकर जब ये लगभग असंभव था बड़ी संख्या में संसाधन खर्च किए बिना जैद सागर में शब्दों का प्रसार करने के लिए पूर्वी महाद्वीप। मैंने जो सुना है, ये दिव्य द्वार एक विरासती मकबरा प्रतीत होता है। वास्तव में इस दुनिया में एक विरासती मकबरा है। क्यूयू चकित लग रहा था। इस नवजात दुनिया में वास्तव में किसी के पास एक विरासत मकबरा बनाने के लिए संसाधन और ज्ञान था, कुछ ऐसा जिसके बारे में 4 दिव्य स्वर्गों के लोग भी उत्साहित होंगे। क्या आपने हानशिन नाम के किसी व्यक्ति के बारे में सुना है? फिर सु यांग ने उससे इस कथित किंवदंती के बारे में पूछा। अमर हानशिन, मैंने उसके बारे में कुछ प्राचीन पुस्तकों में पढ़ा है, उसने कहा। क्या ये विरासती मकबरा उनके द्वारा बनाया गया था? सु यांग ने सिर हिलाया। सबसे अधिक संभावना। अब आप क्या करना चाहते हैं? क्या हमें वहां जाकर देखना चाहिए? उसने उससे पूछा। स्वाभाविक रूप से, यह अभी हमारा एकमात्र सुराग है और कौन जानता है कि हमें दूसरा कब मिलेगा। हम कब निकलेंगे? कुछ दिनों में। जाने से पहले मुझे कुछ चीजें तैयार करनी होंगी, सु यांग ने कहा। मैं समझता हूँ, क्यूयू ने सिर हिलाया। वैसे, क्या आप उस व्यक्ति के बारे में कुछ करने जा रहे हैं जो पिछले कुछ समय से हमारे घर के सामने इधर उधर घूम रहा है? उसने उससे पूछा। सु यांग ने उसके सवाल पर भौहें चढ़ा दीं। फिर उसने अपने आध्यात्मिक ज्ञान का उपयोग करते हुए घर के सामने की ओर देखा, और उसके घर के सामने एक युवा महिला खड़ी थी जिसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। ऐसा लग रहा था कि उसे यह निर्णय लेने में परेशानी हो रही थी कि उसे दरवाजा खटखटाना चाहिए या नहीं। नहीं, वो। हालांकि इसमें कुछ समय लगा, सु यांग ने उस सुंदर दिखने वाले चेहरे को पहचान लिया। एक और क्षण के बाद सुंदर युवा महिला अंततः दृढ़ हो गई और उसकी मुट्ठियों ने धीरे से दरवाजा खटखटाया। क्या वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई सु अंदर हैं? उसने उसे बुलाया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। कुछ सेकंड बाद दरवाज़ा खुला और सु यांग उसके सामने आई। क्या मेरे द्वारा आपकी कोई सहायता हो सकती है? सु यांग, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? हाल ही में मेरा सिर बहुत जोर से टकराया था, इसलिए इस समय मेरी यादें थोड़ी धुंधली हैं। मुझे क्षमा करें, उसने सच्ची आवाज़ में उससे कहा। यह भयानक है। क्या तुम ठीक हो? सुंदर युवा महिला ने चिंतित अभिव्यक्ति दिखाई और उसने जारी रखा। यह मैं हूँ, आउटर कोर्ट की शिष्या जिंग जिंग। आप पिछले महीने मेरे पास मेरा साथी बनने के लिए कहने आए थे, है ना? सु यांग उसकी बातों पर मुस्कुराया और उसने सिर हिलाया। ओह, ठीक है, मुझे अब याद आया। अध्याय 107। उसने कहा, दफा हो जाओ। इससे पहले कि सु यांग को अमर के रूप में अपने पिछले जीवन की यादें वापस मिलें, उन्होंने जिंग जिंग नाम के एक बाहरी दरबार के शिष्य की कल्पना की थी, जिसके करीब उस समय पहले से ही यानमिंग नाम के एक मित्र थे। फिर भी उसने उससे संपर्क करने के इरादे से उससे संपर्क करने का निर्णय लिया। हालांकि जब सु यांग ने जिंग जिंग से अपने प्यार का इजहार किया तो उसने केवल घृणित चेहरे से उसे देखा। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ बातें देख रही हो। और फिर उसका दोस्त यानमिंग था, जिसे जब पता चला कि उसकी लड़की के पास मानसिक रूप से विक्षिप्त सु यांग आया है, तो उसे गुस्सा आया और उसने अपना गुस्सा ठीक करने के लिए कहा। हालांकि ये पता चला कि सु यांग एक बहुत बड़ी काय थी और उसकी लड़ाई की कहानी नहीं चाहती थी। यानमिंग ने सु यांग को यह चुनौती देने के लिए कहा था कि अगर वह अपनी लड़ाई जीतती है तो वह उसे जिंग जिंग और भोले भाले शख्स को दे दूंगा।
सू यांग खुशी खुशी लोगों की लड़ाई के लिए तैयार हो गई। एनफॉल डेथमैच के दौरान कुछ मिनट पहले सू यांग के साथ इस तरह की घटना हुई जैसे कि वह एक चींटी हो। यान मिंग ने अंततः निर्णय लिया कि अब उसे भुगतान करना होगा और उसने उसे मौत का झटका दिया है। हालांकि खराब ये किस्मत से हो या किस्मत से, यान मिंग सू यांग के दिल से बस एक बाल की चौड़ाई से निकला था। उस क्षण के दौरान सू यांग को पता चला कि मौत का दरवाज़ा खड़ा हो गया था और उसे गंभीर टूटने का अनुभव हुआ जिससे उसका दिमाग चकरा गया और वह बेहोश हो गई। कुछ क्षण बाद उसकी अंत्येष्टि फिर खुल गई। हालांकि उसकी नज़र अब वैसी नहीं रही जैसी कुछ सेकंड पहले थी, और जो आषाढ़ की वह पूरी तरह से बदल गई, लगभग मानो वह एक अलग शख्सियत बन गई। मुझे अच्छी तरह से याद है। सू यांग ने जिंग जिंग को एक रहस्यमयी मुस्कान दिखाए। तुम्हारे चेहरे पर घृणा की अभिव्यक्ति तब झलक रही थी जब मैंने खुद को प्रकट करने के लिए अपने शरीर में अभिनय किया था। सू यांग ने अभी भी उस मजबूत दृढ़ संकल्प को महसूस किया है जो पिछले सू यांग ने तब महसूस किया था जब उसने उसे आश्वस्त किया था। यही एकमात्र चीज़ थी जिसके बारे में वह दृढ़ संकल्प कर सकती थी। उसकी बातें सुनकर जिंग जिंग की बातें टूट गईं और उसका रंग तुरंत बिगड़ गया। रुको, यह एक पौराणिक कथा है। मैं वास्तव में आपके अचानक अज्ञात नाम से भयभीत था, लेकिन मैं वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। पर्याप्त। सू यांग ने शांति से उसे देखा। यह आपने ही थे फोगा। यान मिंग ने इसके बारे में बताया था, यहाँ तक कि किसने ये भी कहा था कि सार्वजनिक रूप से आपके सामने अपनी सहमति देकर मेरा चेहरा खराब करना ठीक है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जिंग जिंग ने सू यांग को ऐसे देखा जैसे वह किसी भूत को देख रही हो। क्या ये वही सू यांग है जिसने अपने सामने पर विश्वास किया था? वह एक अलग व्यक्ति की तरह क्यों महसूस करता है? उस दिन सू यांग की तुलना में वर्तमान सू यांग एक स्वर्गीय तलवार की तरह तेज और दबंग थी। यहाँ तक कि उनकी बात करते समय उनका लहजा भी शांत और स्पष्ट था। स्वीकारोक्ति के दौरान वह जो कंपटी और लज्जाजनक आवाज़ सुनती थी, उसके विपरीत। सू यांग ने ठंडे स्वर में कहा, केवल दो चीज़ें हैं जिनसे मैं किसी को अपने प्रति किसी दूसरे की वास्तविक भावना को कुचलते हुए देखने से ज़्यादा नफरत करती हूँ। मेरी नज़रों से दूर हो जाओ और फिर कभी मेरे पास मत आना। सू यांग द्वारा उत्सर्जित क्रूर आभा को महसूस करते हुए जिंग जिंग के शरीर का सारा खून बह गया, जिससे उसका रंग चादर की तरह सफ़ेद दिखने लगा। हालांकि इतना सब होने के बाद भी वह जाने के लिए नहीं मुड़ी, केवल दयनीय चेहरा लेकर वहीं खड़ी रही। प्लीज़ सू यांग, मैं तुम्हें बता रही हूं कि यह वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। उसने आंखों में आंसू भरकर उससे विनती की। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सू यांग चुप रही और उसकी विनती के बावजूद उसने उससे एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने अपने जीवन में निर्दोष लोगों का ये दया भीख भरा चेहरा कई बार देखा है। सू यांग, मैं आपको बता रहा हूँ। जिंग जिंग अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था, स्पष्ट रूप से उसका साथी बनने पर अड़ा हुआ था। लेकिन अफसोस, इससे पहले कि वह कुछ और शब्द भी कह पाती, गुस्से से भरी एक आवाज़ उसके सिर के अंदर गड़गड़ाने लगी, जिससे उसका दिमाग सदमे से लगभग काला पड़ गया। उन्होंने कहा, दफा हो जाओ, तुम अज्ञानी फुहड़। कियूयू की नाराज आवाज़ के कारण जिंग जिंग लड़खड़ाकर पीछे की ओर चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह नशे में थी। कौन? जिंग जिंग ने असमंजस में चारों ओर देखा। अभी वह आवाज़ किसकी थी? उसकी अजीब हरकतों को देखकर सू यांग ने अपने कमरे की ओर कनखियों से देखा और सोचा कि क्या इसका कारण कियूयू है। समय की कितनी बर्बादी है। सू यांग ने अपना सिर हिलाया और घर के अंदर लौट आया। इंतज़ार। अब उसकी बात सुनने की इच्छा न रखते हुए सू यांग ने दरवाज़ा बंद कर दिया और अपने कमरे में वापस चला गया, ऐसा देखते हुए जैसे अभी कुछ हुआ ही न हो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जिंग जिंग ने चकित भाव से बंद दरवाजे की ओर देखा। वह अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि अभी क्या हुआ था। सू यांग कब से इतना निर्दयी और ठंडे दिल वाला आदमी था? उसने मूल रूप से उसके साथ ऐसा व्यवहार किया मानो वह खाली हवा के अलावा कुछ नहीं हो। और थोड़ी देर बाद वह गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली गई। वह कौन था? कियूयू ने उससे ऐसे अभिनय करते हुए पूछा मानो वह अभी उन पर ध्यान नहीं दे रही हो। मैं उसे नहीं जानता। उसने अपना सिर हिलाया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं उस पर विश्वास करूंगा? उन्होंने कहा, मेरी वर्तमान यादों के बिना सू यांग उसे जानता था, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। आश्वस्त महसूस करते हुए कियूयू तुरंत चुप हो गया। वैसे भी मैं अब तैयारी करने के लिए जा रहा हूं और कुछ दिनों के लिए बाहर जाऊंगा, सू यांग ने कहा जब उसने अपने मुंह में रूप सुधारने वाली गोली फेंकी, जिससे वह स्वर्गीय सम्राट के रूप में परिवर्तित हो गया। जैसे ही कियूयू ने स्वर्गीय सम्राट का चेहरा देखा, उसने तुरंत भौहें चढ़ा लीं, फिर भी वह उसके चेहरे को देखकर असहज महसूस कर रही थी। यिन यांग पवेलियन के लिए रवाना होने से पहले सू यांग ने प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के संरक्षक की पोशाक पहन ली। एक बार जब वह यिन यांग मंडप में पहुंचे तो सू यांग ने खिड़कियों के माध्यम से दूसरी मंजिल पर अपने कमरे में प्रवेश किया। इसके बाद वह तीसरी मंजिल की ओर बढ़े, जहां लियू लांझी चुपचाप अकेले स्क्रॉल पढ़ रही थी। मेरा आना हो रहा है।
अपने कमरे का दरवाज़ा खुलने से पहले लियू लांजी मुश्किल से प्रतिक्रिया कर सकी, और सुयांग लापरवाही से अंदर चले गए, अपने कमरे को ऐसे मान रहे थे जैसे यह उनका अपना कमरा हो। जब लियू लांजी ने अपने सामने खड़े तेज चेहरे को देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। सीनियर, हालांकि वह उसके सामने आने का कारण नहीं जानती थी, लियू लांजी घबराहट महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी उपस्थिति मात्र से ही वह घबरा गई हो। क्या आप अगली बार मेरे कमरे में घुसने से पहले मुझे जवाब देने के लिए कम से कम कुछ समय नहीं दे सकते? अगर मैं किसी चीज़ के बीच में होता तो क्या होता? उसने उससे ऐसे स्वर में कहा जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे बताने की बजाय विनम्रता से पूछ रही हो। कैसी बातें? सुयांग ने अपनी अनभिज्ञता प्रकट की और उससे पूछा। टी डैड, इस तरह के संप्रदाय की एक महिला कल्टीवेट के बगल में अपने कमरे में और क्या करेगी? लियू लांजी ने इस बारे में शर्मिंदा हुए बिना सीधे उसे बताने का फैसला किया, क्योंकि वह इतनी परिपक्व थी कि ऐसी बातों पर शर्माती नहीं थी। सुयांग उसकी बातों पर मुस्कुराया और उसने कहा, मैं अंदर आया क्योंकि मुझे पता था कि तुम अकेले हो। वैसे भी मैं तुम्हें यह बताने के लिए यहाँ आया हूँ कि मैं कुछ समय के लिए चला जाऊँगा, इसलिए तुम मुझे ढूंढने में समय बर्बाद मत करो। उद्धरण चिन्ह, तुम कब तक चले जाओगे? उसने उससे पूछा, जानबूझकर उससे ये पूछने से बचती रही कि वह कहाँ जा रहा है। कौन जानता है, मैं कुछ दिनों में वापस आ सकता हूँ या कुछ हफ्तों में वापस आ सकता हूँ। सुयांग उसे नहीं बता सका क्योंकि वह भी नहीं बता सकता कि वह इस बार कितने समय के लिए चला जाएगा। अच्छा ऐसा है। लियू लांजी उत्सुक थी लेकिन वह अपनी जिज्ञासा को नियंत्रित करने में कामयाब रही और उसने जारी रखा, सुरक्षित रहें। तुम्हें मेरी चिंता है? सुयांग मुस्कुराए, सहज रूप में। उसने तुरंत उत्तर दिया, भले ही आप केवल अस्थायी हों, फिर भी आप पितृसत्ता हैं। ये परेशानी भरा होगा यदि मैं आपका प्रतिस्थापन ढूंढने से पहले गायब हो जाऊं। सुयांग को ऐसा लग रहा था मानो वह कुछ सोच रहा हो। फिर इसके बारे में क्या? यदि मैं कभी वापस नहीं आऊं तो मैं कुछ साधना तकनीकों के साथ संप्रदाय को प्रबुद्ध करूंगा। आप क्या करेंगे? लियू लांजी ने आश्चर्यचकित भाव से उसकी ओर देखा, सोच रही थी कि क्या उसने उसे ठीक से सुना है। क्या आप पहले से ही भूल गए हैं? भले ही मैं केवल अस्थायी हूँ, जबकि मैं कुलपिता हूँ, मैं इस संप्रदाय का ख्याल रखूंगा जैसे कि यह मेरा अपना हो, उन्होंने कहा। इसलिए मैं तुम्हें कुछ खेती तकनीकें दूंगा जो इस जगह को बढ़ने में मदद करेंगी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अभी भी चकित होकर लियू लांजी ने बुदबुदाया, क्या आप इसके बारे में गंभीर हैं? बिल्कुल, उसने सहमति में सिर हिलाया। हालांकि सुयांग ने उसे यह नहीं बताया था, लेकिन सबसे बड़ा कारण कि वह उसे साधना तकनीक क्यों दे रहा था, क्योंकि उसने उसे बताए बिना चैम्बर ऑफ एम्ब्रेस से जीवन शक्ति की जड़ ले ली थी, और उसके कारण चैम्बर ऑफ एम्ब्रेस शीघ्र ही अपना गहरा प्रभाव खो देगा। और पूरी तरह से मूर्ख न बनने की इच्छा रखते हुए सुयांग ने कुछ कल्टीवेशन तकनीकों के साथ संप्रदाय के नुकसान की भरपाई करने का फैसला किया, जो निश्चित रूप से चैम्बर ऑफ एम्ब्रेस की तुलना में संप्रदाय को अधिक लाभ पहुंचाएगा। अब बात यही है, उन्होंने जारी रखा, मैं आपको लेखन के माध्यम से साधना तकनीक सिखा सकता हूं, या मैं इसे सीधे आपके शरीर को सिखा सकता हूं। लियू लांजी ने उसे चौड़ी आंखों से देखा, उसे अपने कानों पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। इससे आपका क्या मतलब है? उसने कांपती आवाज में उससे पूछा। उन्होंने कहा, अगर मुझे कोई साधना तकनीक देनी है तो मैं स्वाभाविक रूप से कुछ ऐसा दूंगा जो संप्रदाय के लिए उपयुक्त होगा। मेरे पास 2 स्वर्ग स्तरीय तकनीकें हैं, एक पुरुष शिष्यों के लिए और एक महिला शिष्यों के लिए। मैं तकनीकों को एक कागज के टुकड़े में लिख सकता हूं, या मैं इसे आपको सीधे सिखा सकता हूं। मैं बाद वाला सुझाव देता हूं क्योंकि यह आपको देता है इसके साथ आपके अनुभव के माध्यम से एक बेहतर समझ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लियू लांजी अपने सुंदर चेहरे पर अविश्वास के साथ उसे घूरती रही, स्पष्ट रूप से उसके शब्दों से भ्रमित हो गई। अध्याय 108 व्याख्यान। लियू लांजी को नहीं पता था कि उनका प्रस्ताव किस तरह से प्रतिक्रिया देता है। आमतौर पर वह एक मजबूत और सुंदर व्यक्तित्व के साथ खुशी खुशी रहता था, लेकिन वह उसके अलावा कुछ नहीं कर सका, क्योंकि वह बहुत गहरा और रहस्यमय था, जिससे उसकी उपस्थिति में ही वह भावना से ग्रस्त हो गया था। क्या आपको पता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मेरा मतलब कोई अपराध नहीं है, लेकिन आप सामान्य कल्टीवेटर के रूप में मुझे कैसे खेती करना सिखा सकते हैं? उसने स्वर में संदेह करते हुए कहा। क्या आप ये कह रहे हैं कि मैं द्विपक्षीय खेती करना नहीं जानता? सुयांग ने कहा, मैं तस्वीर बताता हूं कि मेरे पास अनुभव का अच्छा खासा हिस्सा है। आप कर रहे हैं? लियू लांजी ने उसे आश्चर्य की दृष्टि से देखा, क्योंकि वह किसी ऐसे व्यक्ति की छवि नहीं देता है जो पास के जानवरों की खेती का अनुभव हो। लेकिन स्वर्गीय सम्राट की उपस्थिति से यही आशा की जैन थी। अगर आप खेती नहीं कर रहे हैं तो बस इतना ही कहना। मुझे तैयारी के लिए कुछ मिनट चाहिए, मैं भी आपकी तकनीक के लिए लिखूंगा, सुयांग ने कहा जब वह मुचा के लिए जाने लगी। रुको, कहा कि मैं खेती नहीं करना चाहता, लियू लांजी ने जोर से कहा।
मैं बस ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, अन्यथा केवल हम दोनों को नुकसान होगा। समझने योग्य, उसने सिर हिलाया। लेकिन सबसे पहले तकनीक को लिखना शुरू करना होगा क्योंकि इससे पहले मुझे तकनीक के बारे में एक जानकारी की आवश्यकता होगी। फिर सुयान कुछ सामान तैयार करने के लिए कमरे से बाहर निकली और कुछ मिनट बाद हाथ में 2 सामान लेकर वापस आ गई। उन्होंने अपने हाथ में तकनीक देते हुए कहा, शुरू करने से पहले मैं आपको अध्ययन करने के लिए कुछ समय दूंगा। लियू लांजी ने साहित्यिक अभिव्यक्ति के साथ छात्रों को पकड़ लिया। वह स्वर्ग शैली कल्टीवेशन तकनीशियन के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती है जैसे कि वे कुछ भी उपयुक्त नहीं हैं, यहाँ तक कि किस वाद्य यंत्र से उन्हें इस तरह हवा में फेंक दिया गया है। यह एक स्वर्ग ग्रेड कल्टीवेशन तकनीक है, और यहाँ तक कि उनमें से 2 भी हैं। उसने अपने हाथों में 2 चित्रों को देखा, ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सपने में थी। उसका हाथ लगभग नागन्या वजन से भी थोड़ा कम हो रहा था। हालांकि सुयान की नज़र में हेवन ग्रेड कल्टीवेशन तकनीक शेड पेपर जितनी ही किफ़ायती है, लियू लांजी ने उन्हें 2 अमूल्य खजानों के रूप में देखा क्योंकि संप्रदाय के तहत अधिकतम ग्रेड वर्तमान में केवल पृथ्वी ग्रेड कल्टीवेशन तकनीक थी, जो हेवन ग्रेड से थी एक स्तर नीचे था। प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय में उनके शिष्यों की कम संख्या और खेती की तकनीक छोटी विरासत के कारण अधिक से अधिक एक निम्न सांप्रदायिक संप्रदाय थी, लेकिन अब जब उनके पास ये 2 स्वर्ग श्रेणी की खेती की तकनीकें हैं तो वे मध्यशास्त्र संप्रदाय कहलाने के योग्य हैं। आप ऐसे दिखते हैं जैसे आपने पहले कभी स्वर्ग शास्त्रीय खेती की तकनीक नहीं देखी है। सुयान ने अपनी प्रतिक्रिया में हंसी उड़ाई। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, उसने इनकार किया। स्वर्ग श्रेणी की तकनीकें अत्यंत दुर्लभ हैं और केवल पौराणिक अमर श्रेणी की तकनीकों से नीचे हैं, इसलिए ये स्वाभाविक है कि मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा है। अपने हाथों में किसी को पकड़ना तो दूर की बात है। यदि आप अच्छा व्यवहार करते हैं तो आपको एक दिन इन पौराणिक अमर श्रेणी तकनीकों में से एक देखने को मिल सकता है, शायद एक को अपनी पकड़ में भी रखें, सुयान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। क्या? उसके शब्दों से लियू लांजी की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। अकेले उसके शब्दों से वह अनुमान लगाने में सक्षम थी कि उसके पास एक अमर ग्रेड तकनीक थी। हालांकि उसके पास इतनी मूल्यवान चीज होने के लिए उसे एक विशाल संप्रदाय के लिए कोई बड़ा व्यक्ति होना चाहिए। इस अचानक खोज ने लियू लांजी को अवाक कर दिया था। अपने संप्रदाय के लिए इस अस्थायी पितृसत्ता की पृष्ठभूमि कितनी शक्तिशाली और गहरी थी। वैसे भी मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी करो और इसे पढ़ो ताकि मैं अपना व्याख्यान शुरू कर सकूं, सुयान ने कहा। लियू लांजी ने सिर हिलाया और उसने पढ़ना शुरू करने के लिए एक स्क्रॉल खोला। कुछ मिनट बाद उसने स्क्रॉल नीचे रखा और उसके चेहरे पर घबराहट के भाव थे। फिर उसने सुयान की ओर एक अजीब सी रोशनी से देखा। स्वर्ग श्रेणी की तकनीक पर बस एक नज़र डालने से वह अवाक रह गई और इसकी सामग्री से आश्चर्यचकित हो गई, जिससे यह आभास हुआ कि यह वास्तव में शक्तिशाली स्वर्ग द्वारा बनाई गई तकनीक थी। ये हेवन ग्रेड तकनीक न केवल संप्रदाय की वर्तमान सर्वोत्तम खेती तकनीक का सीधा उन्नयन है, बल्कि ताकत और दक्षता के मामले में ये पुरानी तकनीक से भी कई गुना आगे निकल जाती है। इस स्वर्ग ग्रेड तकनीक के साथ हमारे प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय को अब क्षेत्रीय टूर्नामेंट में उपहास का सामना नहीं करना पड़ेगा। वह शुद्ध उत्साह में बड़बड़ा रही थी। क्षेत्रीय टूर्नामेंट। हालांकि सुयांग ने पहले से ही इस टूर्नामेंट में भाग लेने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्होंने पहले डिवाइन डोर्स को प्राथमिकता देने का फैसला किया। हालांकि टूर्नामेंट अगले आधे साल तक शुरू नहीं होगा, इसलिए उसके पास टूर्नामेंट को गंवाए बिना डिवाइन डोर्स का पता लगाने के लिए पर्याप्त समय है। खुद को शांत करने के लिए कुछ क्षण लेने के बाद लियू लांजी अगली हेवन ग्रेड तकनीक पर चली गईं। ये है। लियू लांजी ने सुयांग को चौड़ी आंखों से देखने के लिए स्क्रॉल पढ़ना बंद कर दिया। क्या आप निश्चित हैं कि यह केवल एक स्वर्ग स्तरीय तकनीक है? हालांकि मैंने आज तक इसे कभी नहीं देखा है, मैंने उनके बारे में सुना है, और ये स्पष्ट रूप से पहले स्वर्ग से भी अधिक गहरा है। ग्रेड तकनीक। यह एक स्वर्ग स्तरीय तकनीक है, उन्होंने पुष्टि की और मुस्कुराते हुए जारी रखा। लेकिन केवल इसलिए क्योंकि यह इम्मोर्टल ग्रेड तकनीक के रूप में अर्हता प्राप्त करने से थोड़ा चूक गया। मैं कैसा हूँ? ये संप्रदाय आपको इन 2 स्वर्ग श्रेणी तकनीकों के लिए भुगतान करना चाहता है। लियू लांजी ने चिंतित भाव से उसकी ओर देखा। भले ही वह उसे भुगतान के रूप में पूरा संप्रदाय दे दे, फिर भी राशि 2 हेवन ग्रेड तकनीक के वास्तविक मूल्य में से एक का आधा भी नहीं होगी। हालांकि आपको पता नहीं है, भुगतान पहले ही चुकाया जा चुका है, सुयांग ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। उसका शरीर अभी भी जीवन शक्ति की जड़ के सेवन से शक्तिशाली ऊर्जा महसूस कर रहा है। अब जब आपको तकनीकों की कुछ समझ हो गई है, तो हम व्याख्यान क्यों शुरू नहीं करते? सुयांग ने छोटे छोटे कदमों से लियू लांजी के पास जाना शुरू कर दिया, और लियू लांजी ने बिना किसी निर्देश के अपने वस्त्र ढीले करने शुरू कर दिए। उसका शरीर एक प्रकार की प्रत्याशा से गर्म हो रहा था जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अध्याय 109 यांग क्यूई का अतिप्रवाह। अपने चित्रों के बाद लियू लांजी बैठी और उसकी नज़र सुयांग पर पड़ी, जो धीरे धीरे उसकी ओर आ रही थी। आपका शरीर कुंठित लग रहा है, ऐसा क्यों है? सुयांग ने अचानक उनसे पूछा। वह स्थिर रह गईं।
लियू लांजी को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे प्रतिक्रिया दे। उन्होंने यह नहीं कहा कि वह चाहती थीं कि ऐसे एक शिष्य की वजह से मृत्यु हो गई, और उनके शरीर को कैसे संस्कारों की पूर्ति के लिए बहुत सख्त कर दिया गया था, क्योंकि वह पिछले कुछ दिनों से खुद को राहत देने में सक्षम नहीं थे। सू यांग ने अपने शरीर को अपनी आंखों से निहारते हुए कहा, तुम्हें मुझे दिखाने की बर्बादी नहीं है, मैं बस तुमसे बात कर रही थी। पिछली बार जब उसने उसका मनमोहक शव देखा तो वह एक मंद रोशनी वाले कमरे में था और मनोहारी बिल्कुल अलग था। फिर उसने अपने चित्र प्रस्तुत किए जिसमें उसे अपना बेदाग परिष्कृत मांसपेशियां और सुंदर शरीर दिखाई दिया। हालांकि उसके पास के खगोलीय सम्राट का चेहरा है, लेकिन उसके शरीर की संरचना नहीं थी, क्योंकि उसके पास जाने का कोई तरीका नहीं था कि स्वर्गीय सम्राट का शरीर दिखता है। इसलिए उसने अपने शरीर का उपयोग करने का निर्णय क्यों लिया जब उसने तब उनका विदेशी शरीर विज्ञान के लिए अभी भी एक अमर है। जब लियू लांजी ने पहली बार शव देखा तो उनका ओजस्वी प्रोजेक्ट फेल हो गया। उन्होंने पहले भी कई ताकतवर कल्टीवेटरों की खेती की है, लेकिन इतना पूरा शरीर उन्होंने पहली बार देखा है। क्या तुम भी इंसान हो? उन्होंने स्वर में चॉकलेट से खुद को रोके नहीं रखा। मैं और कैसा दिखता हूँ? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लियू लांजी अवाक हो गए और उनके हाथों में अचानक खुजली होने लगी। वह अपनी आंखों के सामने दिव्य शरीर को सहलाना चाहती थीं। सू यांग ने कहा, महिलाओं के लिए बनाई गई तकनीक का पाठ करना शुरू करें। लियू लांजी ने अपनी तरफ से पूरी तरह से भरी नजरें देखीं। सू यांग ने बरनहे सिकोड़ करने कहा, क्या आप इस सभी उद्देश्य को पहले ही भूल गए हैं? यह एक व्याख्यान है। फिर उसने अपनी स्ट्रेंथ को फैलाया जिससे उसकी गुलाबी योनि खुल गई जो कि छोटी आंख थी। मैंने तो कुछ किया ही नहीं और तुम्हें पहले से ही ऐसा पता चला। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, उसने लाल चेहरे के साथ कहा। मैं पिछले कुछ दिनों से खुद को ठीक से राहत नहीं दे रहा हूँ। सू यांग ने कहा, मातृसत्ता को राहत नहीं मिल सकती। यदि आपके शिष्यों को पता चले तो आप रोएंगे। ये सब शापित सू यांग की गलती है। लियू लांजी मन ही मन चिल्लाया, बालक उसे कोसते हुए। यदि वह अपने सामने वाले व्यक्ति का विशेष रूप से उल्लेख करती है जिसे वह कोस रही है, तो कौन जानता है कि वह कैसे प्रतिक्रियाशील व्यक्ति है। उन्होंने कहा, अगर आप पहले से ही नशे में हैं तो फोरप्ले की कोई बर्बादी नहीं है। तकनीक का पाठ प्रारंभ करना। लियू लांजी ने हिलसिरिया और अपनी डायन बंद कर ली और उसने अपने दिमाग में स्वर्ग ग्रेड तकनीक का पाठ करना शुरू कर दिया। कुछ सेकंड बाद लियू लांजी को महसूस हुआ कि उसके प्यारे स्थान में कुछ बड़ा और कठोर प्रवेश हुआ है और उसका शरीर एक झुनझुनी सनसनी से कांपने लगा, जिसे वह सू यांग के साथ परीक्षा हॉल में अपने त्वरित सत्र के बाद से लंबे समय से चाह रही थी। लियू लांजी का दिमाग तुरंत खाली हो गया और उसकी आंखें खुल गईं। आह! उसने एक आनंदमय कराह निकाली। सू यांग पर उसकी निगाहें जोश से भर गईं। यह है। लियू लांजी को पहले चिंता थी कि उसका शरीर पिछले पितृसत्ता की तरह इस नए पितृसत्ता की तकनीकों से संतुष्ट नहीं होगा, लेकिन उसके एक ही झटके ने उसके मन को पूरी तरह से बदल दिया था। तुम रुक क्यों गए? उसने अचानक उससे पूछा, जिसने अचानक हिलना बंद कर दिया। उसकी आवाज में हताशा का भाव था। क्योंकि तुमने पाठ करना बंद कर दिया, उसने शांति से कहा। अगर आप रुकेंगे तो मैं भी रुक जाऊंगा, क्योंकि लेक्चर रुकने से कोई मतलब नहीं है। उनके शब्दों को सुनकर लियू लांजी ने एक कड़वी मुस्कान दिखाई और उसने आज्ञाकारी रूप से अपनी आंखें बंद कर लीं, कुछ हद तक निराश महसूस करते हुए कि यह केवल एक व्याख्यान था। हालांकि इस आनंद को महसूस करते हुए साधना करना उनके जैसे अनुभवी व्यक्ति के लिए भी अपने आप में एक चुनौती थी। यही कारण है कि सू यांग ने जानबूझकर अपनी तकनीकों की तीव्रता को कम कर दिया है। इसलिए न केवल वह खेती पर ध्यान केंद्रित कर पाएगी, बल्कि उसकी पहचान भी छिपी रहेगी, क्योंकि अगर उसने उसके साथ उसी तरह से खेती की जैसे उसने इनकोर्ट मूल्यांकन के दौरान किया था, तो उसकी पहचान तुरंत उजागर कर दी जाएगी। लेकिन अफसोस, जब सू यांग ने अपने आनंद को कम कर दिया, तब भी लियू लांजी को ऐसी परिस्थितियों में खेती करने में परेशानी हो रही थी, खासकर जब उसका शरीर इतने लंबे समय से संतुष्टि के लिए तरस रहा था। उसके मन में ये वास्तव में किसी भी अन्य चीज से अधिक यातना थी, क्योंकि उसे पूरी तरह से आनंद का अनुभव करने की अनुमति नहीं थी। ये बढ़िया भोजन खाने के समान था, लेकिन अपने कटोरे में डाले गए भोजन के अलावा और कुछ भी खाने में सक्षम नहीं होना, अन्यथा पूरा भोजन पूरी तरह से खत्म हो जाता। हालांकि इन सीमाओं के बावजूद लियू लांजी अभी भी खुश महसूस कर रही थी कि इतने दिनों की निराशा के बाद आखिरकार उसके शरीर को कुछ राहत मिलेगी। समय तेजी से बीत गया और इससे पहले कि लियू लांजी को पता चलता, व्याख्यान शुरू होने के कई घंटे बीत चुके थे। इस समय के दौरान लियू लांजी ने हेवन ग्रेड तकनीक का 4 बार पाठ किया था और प्रत्येक प्रयास के साथ तकनीक के साथ उनकी दक्षता में काफी सुधार हुआ था। हालांकि इन 4 पाठों के दौरान तकनीक का एक हिस्सा ऐसा था जिसका वह उपयोग नहीं कर पा रही थी, और वह तकनीक का अंतिम भाग था जहां उसे यांग क्यूई को अपने शरीर में अवशोषित करना था। लेकिन सू यांग के अंदर अपनी यांग क्यूई को छोड़े बिना उसके लिए अवशोषित करने के लिए कुछ भी नहीं था। ये काफी होना चाहिए। सू यांग ने ये देखने के बाद खुद से कहा कि जब उन्होंने शुरुआत की थी तब से वह कितनी अधिक सहज और शांत थी।
इसे एक बार और पढ़ो और यह आखिरी होगा, उसने उससे कहा। लियू लांजी तुरंत गर्भवती हो गईं और उन्होंने 5वीं बार तकनीक का पाठ करना शुरू कर दिया। 1 घंटे बाद, जब लियू लांजी तकनीक के अंत के करीब थे, सु यांग ने कहा, इसे आत्मसात करने में आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सुनिश्चित करें कि आप इसे पूरा अवशोषित कर लें। अचानक यांग क्यूई की एक बड़ी मात्रा टूटे हुए बांध की तरह उसके शरीर में घुस गई। ये तो बहुत है। जब लियू लांजी को यांग क्यूई की वजह से अपने गर्भ का विस्तार होता हुआ महसूस हुआ तो उसने चौंक कर कहा, ये यांग क्यूई क्या है? ये बहुत जोरदार है। वह सु यांग की यांग क्यूई की गुणवत्ता से भी चकित थी, जो उसकी कल्पनाओं से भी आगे निकल गई थी। क्या ये स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ यांग क्यूई है? जब इस बात की अच्छी संभावना थी कि वह एक स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र का कल्टीवेटर था, तो वह चौंके बिना नहीं रह सकी, क्योंकि वे इस दुनिया में शीर्ष विशेषज्ञ हैं। और उसके लिए एकमात्र पृथ्वी आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ, एक स्वर्गीय आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ के साथ साधना करना एक सपने के सच होने जैसा था। इसे आत्मसात करने में अपना समय लें, सु यांग ने कहा जब उसने अपने ड्रैगन को उसकी दुनिया से वापस लाया, जो अब एक विशाल सफ़ेद समुद्र था। मैं अब छुट्टी लूंगा। उद्धरण चिन्ह। जब सु यांग कमरे से बाहर निकली तो लियू लांजी को पता ही नहीं चला, क्योंकि वह अपने शरीर में असाधारण रूप से शक्तिशाली यांग क्यूई को अवशोषित करने में बहुत व्यस्त थी। योजक चिन्ह। एक बार जब वह लियू लांजी के कमरे से बाहर निकले तो सु यांग अपने रहने वाले क्वार्टर में लौटने से पहले पैट्रियार्क के कमरे में खुद को साफ करने गए। हालांकि वह अधिक समय तक अंदर नहीं रहा, क्योंकि वह अपनी सामान्य उपस्थिति में वापस आने के तुरंत बाद बाहर चला गया। जब वह चला गया तो मेडिसिन हॉल की दिशा में चलने लगा। अध्याय 110 खंड के उत्तरी क्षेत्र के अंत की ओर। 2 जब सु यांग मेडिसिन हॉल क्षेत्र में, तो वहां मौजूद सभी लोगों ने उन्हें घूरकर देखा और चकित भाव से देखा। स्पष्ट रूप से उनके स्कूल को देखने वाले बहुत से लोग थे। क्या हुआ? आप सभी ऐसे क्यों दिखे हुए हैं जैसे आपने कोई भूत देखा हो? सु यांग ने चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। जूनियर बिजनेस भाई सु, आपके कपड़े, क्या आप इन कोर्ट के शिष्य बन गए? शिष्य हरे वस्त्र पहने हुए आश्चर्यचकित रह गए, जिसका आनंद केवल उन्हें प्रतिष्ठित इन कोर्ट के शिष्य ही ले सकते थे। क्या जूनियर अप्रेंटिस भाई? वह अब हमारा सीनियर है। वरिष्ठ आश्रम भाई सु केवल 16 वर्ष का है, ठीक है। वह निश्चित रूप से सीमित आयु से पहले शिष्या भावना क्षेत्र तक पहुंचेगा और अगले मुख्य शिष्य बनेगा। एक अन्य उत्साही शिष्य ने कहा। बधाई हो बड़े भाई भाई सु। शिष्यों ने सु यांग की नई शिष्य स्थिति का जश्न मनाना शुरू कर दिया, जैसे कि उन्हें एकजुट किया गया हो। ये त्योहार किस बात को लेकर आया है? कल्पना से लैन लिक्विंग की आवाज गूंज उठी और एक क्षण बाद उसकी सुंदर आकृति दिखाई दी। गुरुजी, इन कोर्ट का एक शिष्य हमसे मिलने आया है। एक आंतरिक दरबार का शिष्य। लिक्विंग ने दरवाजे की ओर देखा, जहां सु यांग अपने सुंदर चेहरे पर तुलनीय सी मुस्कान के साथ उद्योग में खड़ी थी। सु यांग, आप? हालांकि उसे अपने शिष्यों को धीरे से कोई बड़ा झटका नहीं लगा था, फिर भी उसने यात्रा की और मसालों से सुखद आश्चर्य था। कैसा संयोग है, मैं बस स्मारक ही वाली थी। वह चेहरे पर स्थिर भाव जारी रखे हुए थी। उन्होंने कहा, मैं यहाँ कुछ बेकार के लिए आया हूँ। हम ऊपर बात क्यों नहीं करते? लैन लिक्विंग ने हिल सिरिया। सु यांग ने ऊपर जाने से पहले अपने शिष्यों से कहा, जब तक मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं किसी भी प्रतिद्वंद्वी से नहीं मिलूंगी। हाँ मास्टर। योजक चिन्ह। अपने कमरे के अंदर लैन लिक्विंग ने गंभीर भाव से सु यांग को देखा। सु यांग, आप पितृसत्ता की अचानक मृत्यु के बारे में क्या जानते हैं? दरवाज़ा बंद होता है ही उसने पूछा। लियू लांजी से मुलाकात के बाद लिकियान के साथ जो हुआ उसके बारे में लगभग सब कुछ पता चल गया था। लियू लांजी ने सभी को बताया। उनसे पता चला कि ली ने उनके बीच कुछ नाटक किए थे, क्योंकि किसी अज्ञात विशेषज्ञ ने मार डाला था, लेकिन लैन लिक्विंग इससे बेहतर प्रशिक्षित थे। हालांकि एक पल के लिए भी विश्वास नहीं हुआ कि सु यांग ने उसे गहन आत्मा क्षेत्र का कल्टीवेटर संभावना लिकियांग जैसे पृथ्वी आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ को मारा जा सकता है, लेकिन उसके मन में कोई संदेह नहीं था कि कम से कम लियांग की मृत्यु के साथ उसका कुछ लेना देना था। मैं जानता हूँ, आखिरकार मैं ही उसकी मौत का कारण हूँ, उसने कुछ भी छुपाए बिना शांति से कहा। अय्या सु यांग, तुमने क्या किया है? लैन लिक्विंग ने व्यथित किया। अगर संप्रदाय को पता है कि आपके पितृसत्ता की मृत्यु से कुछ लेना देना है, तो वे न केवल आपको अपंग बना देंगे, वे आपको सीधे तौर पर मार डालेंगे। इस तथ्य की परवाह न करते हुए कि सु यांग, जो एक शिष्य थी, अपने पिता की मृत्यु के लिए जिम्मेदार थी क्योंकि उसने ऐसा किया था, वह इस बात से डर रही है कि उस पर पितृपक्ष की हत्या करने का आरोप लगाया जा सकता है, क्योंकि यह किसी भी संप्रदाय के सबसे बड़े अपराध में से एक है। उद्धरण चिन्ह। शांत भाव के साथ सु यांग ने कहा, ये ठीक रहेगा क्योंकि मुझे कुछ नहीं होगा, डॉक्टर ने उसे सलाह देते हुए कहा। आपका क्या मतलब है कि आप ठीक हो जाएंगे? आपने स्वर्ग के लिए पितृसत्ता को मार डाला। लैन लिक्विंग को यकीन नहीं था कि वह ठीक होगी, क्योंकि उसकी दृष्टि में स्थिति बहुत गंभीर थी।
वास्तव में मैं उसकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार हूँ, लेकिन मुझे फांसी देने के लिए उनके पास क्या सबूत है? वैसे भी वे पीछे से कुछ जादुई साक्ष्य निकाल रहे थे। फिर भी मैं ठीक हूँ, उन्होंने शांति से कहा। आप वास्तव में हैं? लेन लिक्विंग ने कहा। ठीक है, अगर आपके इतने दिन बाद भी ठीक हैं तो मुझे लगता है कि आप ठीक हैं, लेकिन वास्तव में पितृसत्ता को मारने के लिए आपका मतलब किस चीज़ से बना है? स्टील। लेकिन मुझे लगता है कि मैं भी अब तुम्हारा दोस्त हूँ। लेन लिक्विंग को नहीं पता था कि यह समय हंसियारों है। सोचा था कि वह एक दिन की दुष्ट की सहायता से संप्रदाय को धोखा देगा। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादातर मत सोचो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह आदर्श है या कुछ और। वह डर गया था और वह किसी मजबूत व्यक्ति के लिए मर गया, बस इतना ही। मम्मा, उसने सिर हिलाया। वैसे भी तुम यहाँ किस लिए आए हो? फिर उसने पूछा, तुम्हारा बत्तख कैसा है? अब भी क्या दर्द होता है? उसने अचानक उससे पूछा। अब जब भी तुमने इसका जिक्र किया है तब से मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ है। जब से लेन लिक्विंग ने पहली बार अपनी मदद की थी तब से उसने अपने बैट के दर्द के बारे में भूल की थी। सू यांग ने सर हिलाया और कहा, मैं आज यहाँ दो चीज़ों के लिए आया हूँ। सबसे पहले मैं दिव्य देवताओं का पता लगाने के लिए कुछ समय के लिए समुदाय से दूर गया। दिव्य द्वार, आप ऐसी खतरनाक जगह पर क्यों जाना चाहते हैं? इसकी खोज के बाद वहां हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए हैं। लेन लाइकिंग ने चिंता स्वर में कहा, यह सार्वजनिक रूप से ज्ञात है कि डिवाइन डोर्स की अज्ञात मूर्ति से एक रहस्यमय स्थान भरा हुआ है, लेकिन उस स्थान के अंदर पाए जाने वाले धन के कारण कई लोग अभी भी प्रवेश करने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाल रहे हैं। यदि आप इसके बारे में चिंतित हैं तो मेरे पास बहुत कुछ है। सू यांग ने कहा, यह या धन के बारे में नहीं है, ये कुछ और महत्वपूर्ण है। लेकिन डिवाइन डोर्स पूरे उत्तरी क्षेत्र में है और अगर आप घोड़े भी ले लें तो भी आप वहां कई सप्ताह तक पहुंच सकते हैं। लेन लिक्विंग ने कहा। आराम करो, चाटना। मैं कठोर चिंता से बचाव के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, उसने चिकने चेहरे को सहलाते हुए कहा। इसके बजाय मैं सशस्त्र कुछ देने के लिए यहाँ हूँ। सू यांग ने अचानक लैन को अपने दांतों से चाटते हुए चाट लिया, जिससे वह बेहोश हो गई। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से फिर भी लैन लाइकिंग ने इसे ठीक नहीं किया। इसके बजाय वह अपनी योनि बंद कर लेने के लिए आनंद लेती है। हाँ, लेन लिक्विंग ने बाद में जोर से सेर्थली का चेहरा छोटा लाल हो गया। सू यांग, आप पृथ्वी आत्मा क्षेत्र से केवल 3 कदम दूर हैं और मैं इसे हासिल करने से पहले आपकी मदद करने के लिए यहाँ आई हूँ, सू यांग ने कहा। आपका मतलब है? लेन लिक्विंग को उसकी समझ में 1 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगा। उसका जोश जोश से चमक रहा था, फिर भी उसके चेहरे पर हैरान कर देने वाला भाव था। लेकिन मैं अभी भी पृथ्वी आत्मा क्षेत्र से 3 चरण पहले हूँ। भले ही हम बिना किसी धार्मिक स्थल तक साधना करें, मैं इतनी तेजी से पृथ्वी आत्मा क्षेत्र तक नहीं पहुँच सकता। उसने कहा, एक बार जब हम शुरू करेंगे तो आप सोचेंगे, सू यांग ने कहा, उसका हाथ उसके कपड़े को खोलने के लिए बढ़ाया जा रहा था। वह प्रत्याशा से सिर हिलाया। कुछ क्षण बाद लेन ने अपनी सुंदर चट्टानों पर नजर डाली, जिससे सू यांग को अपना स्वर्ग दिखाई दिया। उनके स्वागत मुद्रा को देखकर सू यांग ने अपनी क्लासी स्टॉक को सहलाना शुरू कर दिया, जिससे शरीर खुशी से कांपने लगा। माँ, लेन ने अपनी आंखें बंद करके धीरे धीरे से कराहते हुए कहा। उसका शरीर तेजी से गर्म हो रहा था। अचानक उसकी खाड़ी खुली और अंदर कुछ हिलने लगा। आहा टिल्डा। लेन लिक्विंग का शरीर खुशी से कांप उठा, उसकी मधुर आवाज खुशी और खुशी से भर गई। उसे नष्ट करने के बाद सू यांग ने अपने दिव्य हथियार को पुनः प्राप्त कर लिया और उस ईश्वरीय हथियार के साथ उसने अपने छोटे स्वर्ग को पूरी तरह से खोल दिया। जैसे ही लेन लिक्विंग को महसूस हुआ कि सू यांग का लिंग उसकी गुफा में प्रवेश कर गया है, उसका शव शरीर से निकल गया और उसकी चूत से बड़ी मात्रा में खुशी का पानी निकल गया। सू यांग, पिछले बार जब खेती की तब से यह बड़ा हो गया है। लेन लिक्विंग से पिछली बार की बात की तुलना में उनके पेट में बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि उसके साथ केवल कुछ बार ही साधना की जाती है, उसका शरीर पहले से ही उसके शरीर से अज्ञात था, इसलिए वह उसके शरीर में होने वाले साहित्य को आसानी से समझने में सक्षम था। सू यांग मुस्कुराया और वह अचानक अपने दांतों को उसके नर नितंबों में छोड़ दिया गया, जिससे वह जोर से हिल गई। लेन लिक्विंग साइंटिलेशन से तेजी से उठा, उनके शरीर को खुशी से भर दिया गया। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको ये पसंद है? सू यांग ने उनसे पूछा। मुझे ये पसंद है, वह शर्मीली मुस्कान के साथ बुदबुदाया। सू यांग हंसे और एक आकर्षक अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने कहा, बेहतर होगा कि आप इसका स्वाद लें। इसे देखने के बाद सू यांग ने अपने गोल नितंबों पर कब्जा कर लिया और भी जोर शोर से दुकानें लगा लीं। और शराब पीने के आनंद से कमरे में भर गया और उसके शरीर को एक बार फिर से तीव्र लाई भावना से मंत्रमुग्ध हो गया, जिसने उसके शरीर के हर इंच को झकझोर दिया। सू यंग और लेन लिक्विंग जल्दी ही अपनी खेती में तल्लीन हो गईं और कई दिन बिना ध्यान भटकाए गुजर गईं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह।
चौथे दिन सुयांग ऑपरेशन से मेडिसिन हॉल की शुरुआत से नीचे चला गया और जैसे ही वह उनके सामने आया, वहां मौजूद सभी लोग संदेह से भरे विरोधाभासों से उससे मिलने लगे। हालांकि पहले उन्हें लैन लिक्विंग के साथ उनके दूसरे दौरे पर संदेह नहीं था, क्योंकि एक बाहरी अदालत के शिष्य के लिए एक संप्रदाय के बुजुर्ग के साथ संबंध स्थापित करने के लिए एक अजीब विचार था। शिष्यों को उनके दूसरे दौरे के बाद उनके मतभेद पर संदेह हुआ, और अब जब सुयांग इन कोर्ट के शिष्य बन गए तो ऐसे सिद्धांत की परिकल्पना अचानक और अधिक स्थापित हो गई। बड़े भाई भाईसू। हालांकि वे सभी सुयांग से पूछना चाहते थे कि उनके गुरु के साथ कोई अंतरंग संबंध है, लेकिन उन्हें यह भी नहीं पता कि वे या उनके गुरु आपसे ठीक से कैसे पूछे बिना नाराज थे। सुयांग छोटी मुस्काने को देखकर उनकी हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, शांति ने कहा, लेकिन सच्चाई यह है कि वह ऐसा नहीं है जिसकी कल्पना आप सभी कर रहे हैं। एल्डर लैन को एक छोटी सी घटना के बाद उसके शरीर में बहुत दर्द का अनुभव हो रहा है, इसलिए मैं अपनी तकनीक के साथ उस दर्द को दूर करने में लगी हूँ। उनकी मदद के लिए यहाँ आया हूँ। थोड़ा अप्रभावित होने के बाद उन्होंने आगे कहा, मेरी तकनीकें केवल आनंद के लिए नहीं हैं। आप क्या जानते हैं? क्या ऐसा है? ये जानते हुए भी कि उनकी प्रौद्योगिकियां बहुत गहन हैं और उनके प्रशंसनीय व्याख्या को ध्यान में रखते हुए उनके प्रति संदेह तुरंत गायब हो गया। अगली बार जब मैं वापस आऊँगा तो आप सभी एक और सत्र के लिए मेरे साथ क्यों नहीं आए? मुझे इसके लिए किसी भुगतान की भी आवश्यकता नहीं होगी। वास्तव में उनकी बातें सुनकर शिष्य तुरंत उत्सुक हो गए। तब हम नहीं होंगे, ये सही है। बेहतर होगा कि आप अपनी बात वापस न लें, वरिष्ठ अध्यापक भाईसू। सुयांग ने नामांकित हुए हिलाला सिरिया। फिर वह भावी युवा महिलाओं के एक समूह को मेडिसिन हॉल से बाहर ले गई। इस बीच लैन लिक्विंग बेहद अमीर यांग क्यूई के पेट के साथ साथ अपने कमरे में खेती करती रही। जब सुयांग ने अपने शरीर में जीवन शक्ति की जड़ का सेवन करने के बाद पहली बार अपनी यांग क्यूई को छोड़ा तो लैन लिक्विंग को लगभग अत्याचारी और शक्तिशाली ऊर्जा से बहुत झटका लगा, जो गर्म पानी की बाल्टी की तरह उसके गर्भ में घुस गई था। लैन लिक्विंग ने पहले सोचा था कि सुयांग के पास कोई दुर्लभ दवा हो सकती है जो उसके कल्टीवेशन बेस को बढ़ाने में मदद कर सकती है, लेकिन यांग क्यू को लेने के बाद उसके मन में कोई संदेह नहीं था कि उसकी यांग क्यू किसी भी तरह की है, ये भी दुर्लभ औषधि से अधिक मूल्यवान और शक्तिशाली थी। और जब उसने अपनी यांग क्यूई की तुलना उन सभी से की शोक और औषधियों से की जो उसने पहले ली थी, तो ये पवित्र जल और मिट्टी की तुलना करने के समान थी, बहुत बड़ी थी, स्वर्ग और पृथ्वी की तरह। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। मेडिसिन हॉल छोड़ने के बाद सुयांग एक मैक्सिकन मिशन को स्वीकार करने के लिए मिशन हॉल में चली गईं, जिससे उन्हें लंबे समय के लिए सामुदायिक समुदाय में शामिल कर लिया गया। एक बार जब उन्हें सही मिशन मिल गया और उन्होंने खुद को लॉगबुक में दर्ज कर लिया तो वे अपने निवास वाले क्वार्टर में लौट आए। क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? सुयांग ने शैतान का उपयोग करने के बाद कियू से पूछा। मुझे नहीं पता, मेरे बारे में क्या? वह व्यंग्यात्मक स्वर में उत्तर दिया। सुयांग खटखटा से मुस्कान और सिर हिलाया। उन्होंने कहा, चलो अब उत्तरी क्षेत्र के लिए गोदाम है। कियू ने सिर हिलाया। फिर उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक रूप में सुधारात्मक गोलियां निकालीं और उसे शामिल कर लिया। उनका रूप धीरे धीरे बदलता जा रहा है। उसके चांदी जैसे बाल काले हो गए और उसकी चांदी बिल्कुल काली पड़ गई, लगभग एक ग्रहण की तरह। उनका अनोखा चेहरा भी बदल गया। वह स्वाभाविक रूप से अमित्र चेहरे वाली एक सभ्य दिखने वाली युवा महिला बन गईं। मात्र कुछ ही सेकंड में अविवेकी देवी क्यू एक शत्रुतापूर्ण स्वभाव वाली औसत दिखने वाली नश्वर में बदल गई थी। सुयांग ने अपनी पसंद की उपस्थिति पर नरनहें चढ़ लीं। क्या तुम हमेशा ऐसे ही दिखते हो? ये संशोधन की सुयांग ने अपने समग्र स्वाभाविकता के बारे में बात कर रही थी। कियू ने बरनहें चढ़ लियान और उसने फिर से अपना चेहरा बदल लिया और अधिक सुंदर और बेकार हो गई। हालांकि उसके आसपास शत्रुतापूर्ण तानाशाही अभी भी बनी थी। सुयांग ने लाइट सी मुस्कान के साथ केवल अपना सिर हिलाया पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कुछ देर बाद दोनों घर से बाहर निकल गए। क्या आपके पास उड़ने वाला खजाना है? सुयांग ने उनसे पूछा। मैं हूं करता हूं। कियू ने फिर अपनी स्टोरेज रिंग से एक ताड़ के आकार की लकड़ी की नाव निकाली और जमीन में फेंक दी। कुछ सेकंड बाद ताड़ के आकार की लकड़ी की नाव का विस्तार हुआ और एक पूर्ण आकार की नाव बन गई। क्या यह आपके पास मौजूद सबसे अच्छा उड़ने वाला खजाना है? सुयांग छोटी सी हैरान हुई। जब उसने पवित्र महल से बाहर निकलकर देखा तो उसने अपना सारा खजाना क्यों छोड़ दिया था? निश्चित रूप से मेरे पास बेहतर हैं, लेकिन उत्तरी क्षेत्र तक पहुंचने के लिए हमें बस इतना ही चाहिए, कियू ने व्यक्तिगत रूप से अपने बेहतर उड़ान स्तर से बचते हुए कहा। सुयांग ने कड़वी मुस्कान के साथ लकड़ी की नाव को देखा जिसमें केवल एक सीट थी। ये चीज़ बहुत तेज है। फिर उसने पूछा, हमें 5 साल तक उत्तरी क्षेत्र तक पहुंचना चाहिए, उन्होंने उत्तर दिया। मुझे लगता है 5 दिन स्वीकार्य हैं। सुयांग ने सिर हिलाया और वह लकड़ी की नाव में प्रवेश कर गया। सुयांग के ठीक बाद कियू नाव में दाखिल हुई। उसके ठीक बगल में बैठी और उसके कंधे उसके कंधों को छू रहे थे।
चढ़ो, उसने बुदबुदाया। लकड़ी की नाव अचानक कांप उठी और बादलों की ओर चढ़ने लगी, जिससे शानदार दृश्यों ने तुरंत अपने कमरे के बाहर मौजूद प्रत्येक शिष्य का ध्यान आकर्षित कर लिया। हवा में उस चीज को देखो, वह उड़ रही है, कुछ शिष्य चकित स्वर में बोले। वह क्या चीज है? ये लकड़ी की नाव की तरह दिखती है। ये कैसे उड़ रही है? शिष्य और यहाँ तक कि संप्रदाय के बुजुर्ग कियूयू के उड़ते हुए खजाने से बहुत हैरान थे, क्योंकि यह उन्होंने अपने जीवन में पहली बार देखा था। इस दुनिया में उड़ने वाले खजाने बेहद दुर्लभ हैं, और उड़ने वाली तलवारों के विपरीत, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए गहन एकाग्रता और एक मजबूत साधना आधार की आवश्यकता होती है, उड़ने वाले खजाने को संचालित करने के लिए केवल बहुत कम गहन क्यूई की आवश्यकता होती है। वाह! हवा में लकड़ी की नाव अचानक धनुष से छूटते हुए तीर की तरह आगे बढ़ी और लगभग तुरंत ही सभी की नज़रों से ओझल हो गई, जिससे सभी के जबड़े उसकी उन्मत्त गति से ही सदमे में आ गए।